बच्चों स्वागत है आप सबका एक बार फिर से बोर्ड एग्जाम स्टडी में। प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे क्लास 12 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम क्या है, राजा, किसान और नगर। इस चैप्टर को फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोग को बताने वाले हैं एक एक चीज को। एंड मैं सबसे पहले बात करें तो आप लोग को पता ही होगा कि ये जो पहला चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हो गया है, जिसमें थ्योरी भी करा दिए हैं, ऑब्जेक्टिव भी करा दिए हैं, सब्जेक्टिव भी करा दिया। अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पे विजिट कीजिएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। तो आज इस चैप्टर में हम लोग है ना बिल्कुल एक एक टॉपिक को आपको बहुत ही सरल भाषा में, बहुत ही आसान भाषा में आपको हम बताने वाले हैं। बस आपको सिर्फ समझना है क्लास को। आप किसी जगह में बैठ जाइए जहां है ना कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, बिल्कुल मजे से आप जो है इस क्लास को कीजिए। आपको रटने की आवश्यकता नहीं होगा। अगर आप मेरे क्लास में आएंगे तो भाई बिल्कुल भी आपको रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते बच्चों हम लोग इस चैप्टर के। उससे पहले तो अगर बात करें तो जो बच्चे नए आ रहे हैं ना, तो चैनल को आप लोग बच्चों सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सभी बच्चे लाइक करके अपना अपना अटेंडेंस लगा दीजिए, ठीक है। सभी बच्चे शेयर कर देंगे, आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप लोग को जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर करनी चाहिए, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, पहले हम टॉपिक शुरू करने से पहले थोड़ा सा आप लोग को जो है पहला चैप्टर के बारे में बता देते हैं, है ना। पहला चैप्टर जो हम लोग पढ़े थे वो आपका पहला चैप्टर कौन सा पढ़े थे वो आपको बता देते हैं, है ना। तो पहला जो चैप्टर पढ़े थे जिसका नाम क्या था प्यारे बच्चों, हड़प्पा सभ्यता था, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता था। थोड़ा सा आप लोग को टाइम देना, थोड़ा ध्यान से सुनना है ना। तो ये था हड़प्पा सभ्यता। इस टॉपिक को मैंने आप लोगों को जो है पढ़ाया था, ये चैप्टर को, है ना। और इसी को क्या कहा जाता है, आप सबको पता है कि हड़प्पा सभ्यता को ही जो है नगरीय सभ्यता कहा जाता है। क्या नगरीय, है ना, नगरीय सभ्यता कहा जाता है, वो आप सभी को पता होगा, ठीक है। अब देखिए इसका अगर काल की बात करेंगे, यानी हड़प्पा सभ्यता का काल के बारे में बात करें तो इसका काल कितना से कितना तक था, यानी कि जो है आप लोग का 2600 से लेकर के, है ना, 2600 से लेकर के आपका जो है 1900 ईसा, है ना, 1900 ईसा पूर्वी जो है माना जाता है, जो कि अलग अलग जगह में अलग अलग दिया गया है, लेकिन एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग आपको हम बता रहे हैं। तो हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़े थे। एक शहरी सभ्यता, एक बहुत बड़ा, एक प्राचीन सभ्यता था, है ना, जो त्रिभुजाकार क्षेत्रों में फैला हुआ था। यानी इसके बारे में हम लोग पूरे तरह से अच्छे से पढ़े इसके बारे में। और इस सभ्यता का जो पतन हुआ था वो कैसे हुआ था, आप सबको पता है कि कई जो है कई सारे विद्वान जो है अलग अलग जो है इसमें तर्क देते हैं। कोई कहते हैं बाहरी आक्रमण था, कोई था कि ये पूरा का पूरा सभ्यता जो है नदियों के किनारे बसा था, है ना, बाढ़ आया होगा इसीलिए जो ये पूरा का पूरा सभ्यता तबाह हो गया होगा, बर्बाद हो गया होगा। या कोई कहता है कि है ना क्लाइमेक्स चेंजिंग की वजह से हुआ होगा, है ना। कोई कहता है कि बाढ़ आने की वजह से, कोई कहता है क्या कि बाहरी आक्रमण के कारण, है ना। तो बाहरी आक्रमण में आर्यों के बारे में बताते हैं कि आर्य लोग आए थे और इसको जो है नष्ट कर दिए, है ना। तो ये जो हम लोग इस चैप्टर में हम लोग जो है इन सभी चीजों के बारे में पढ़े थे। और इसका काल को आपको याद रखना है, जो कि इसका काल आप सबको है ना बार बार ध्यान रखना है। ये इसका काल है, जो कि इसका काल को आपको याद रखना है। अब हम लोग चलते हैं चैप्टर नंबर 2, जो कि ये सभ्यता, है ना, ये सभ्यता का नष्ट होने के बाद आपका जो है ना कौन सा सभ्यता आता है, उनको आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझना है। तो ये चैप्टर शुरू होता है जिसमें राजा, किसान, नगर। इसमें हम लोग वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, मौर्य साम्राज्य, मगध साम्राज्य, है ना, मौर्य साम्राज्य, इन सभी के बारे में हम लोग जो है ऋग्वैदिक काल, है ना, वैदिक काल, इन सभी के बारे में हम लोग जो है इस चैप्टर में जो है पढ़ने वाले हैं, है ना। तो उसके बाद आपका शुरू होता है कौन सा, है ना। तो देखिएगा ये जब हड़प्पा सभ्यता का एंड हो जाता है उसके बाद आपका कौन सा सभ्यता आता है भाई, वैदिक सभ्यता, जो कि आप सबको याद रखना है, वैदिक सभ्यता, है ना, वैदिक सभ्यता, जो कि आपको ध्यान रखना है, वैदिक सभ्यता। देखा इसका अगर काल की बात करें तो इसका काल कब से कब तक माना जाता है, तो देखिए 1500 से लेकर के, है ना, 600 ईस्वी पूर्व, है ना, 600 ईस्वी पूर्व, कहीं कहीं पे आपका जो है क्या दिया हुआ रहता है, 500 ईस्वी पूर्व भी दिया हुआ रहता है ना। लेकिन एनसीईआरटी बुक में जो आपका दिया हुआ है वो 600 ईस्वी पूर्व दिया हुआ है, ठीक है। तो ये वैदिक काल सभ्यता का जो है क्या माना जाता है, काल माना जाता है। और इसी वैदिक सभ्यता को क्या कहा जाता है, ग्रामीण सभ्यता कहा जाता है, ग्रामीण, है ना, ग्रामीण सभ्यता कहा जाता है, जो कि आपको याद रखना है, ग्रामीण, है ना, सभ्यता कहा जाता है। और ये भी चीज आपको याद रखना है कि वैदिक सभ्यता को जो है किसने बसाया, है ना, किसने इसको बसाया, तो याद रखिएगा आर्य लोगों ने। मैंने बताया ना कि हड़प्पा सभ्यता का पतन कौन किया, तो आर्य लोग ने उनका पतन करके जो है ये वैदिक सभ्यता का जो है क्या किया, स्थापित किया। और ये एक वैदिक सभ्यता क्या था भाई, एक ग्रामीण सभ्यता था, जो कि हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़े थे। क्या वो एक शहरी सभ्यता, एक नगरीय सभ्यता था, लेकिन उसका नष्ट होने के बाद जो है ये वैदिक सभ्यता आया। अब हम लोग वैदिक सभ्यता को बहुत ही डिटेल से समझेंगे, बहुत ही मजे से, है ना, मजा आ जाएगा आप लोग को। तो चलिए डियर, इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो कि आपको ध्यान से अच्छे से सुनना है, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक आप लोग को इस चैप्टर में हम पढ़ाएंगे, है ना। तो चलिए डियर, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ऋग्वैदिक काल के बारे में, है ना। तो देखिए भाई ऋग्वैदिक काल को आप लोग को अच्छे से समझना है ना। उसके बाद आपको फिर वैदिक काल के बारे में तो आपको बता ही दिए, है ना। पहले हम लोग ऋग्वैदिक काल के बारे में समझते हैं। तो ऋग्वैदिक काल का जो समय माना जाता है वो 1500 से लेकर के 1000 ईस्वी पूर्व माना जाता है ना। इसी काल में जो है ऋग्वेद का रचना हुआ था, है ना। पता है वैदिक काल क्यों कहा जाता है, क्योंकि वैदिक काल, है ना, वैदिक जो सभ्यता था इनके बारे में हम लोग को कैसे पता चला, वेदों से जानकारी मिला, वेदों से पता चला, इसीलिए
इसीलिए उसके नाम के आधार पर जो है इसका नाम वैदिक है ना सभ्यता पड़ा। अब बात करेंगे भाई अगर, तो ये जो है आपका 1500 से ईस्वी से पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व है जो इसका यानी किसका, यानी आपको याद रखना ऋग्वैदिक काल माना जाता है। कब? 1500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी पूर्व है। और मैंने वैदिक सभ्यता के बारे में क्या बताया आपको याद होगा, वैदिक सभ्यता के बारे में है ना, वैदिक काल के बारे में मैंने क्या बताया आपको कि 1500 से लेकर के है ना इसका जो है 600 ईस्वी पूर्व इसको जो है माना जाता है। ठीक है, ये इसका काल माना जाता है ना, बिल्कुल याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, अब देखिएगा हड़प्पा सभ्यता के बाद यानी 1500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी पूर्व तक भारत के इतिहास का जो है ना विषय वस्तु एक ऋग्वैदिक काल रहा है ना। ऋग्वैदिक काल में जो है पूरा का पूरा जो है ये 1500 से लेकर के 1000 ईस्वी पूर्व में जो है वो ऋग्वैदिक काल में आपको जो है ना इन सब चीजों के बारे में हम लोग जानकारी पाएंगे। किसमें? ऋग्वैदिक काल के बारे में, हड़प्पा सभ्यता, भारतीय इतिहास के बारे में। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं डियर है ना, अब आपको समझाते हैं क्या वैदिक सभ्यता के बारे में है ना। आप देख सकते हैं वैदिक सभ्यता आपका स्क्रीन पे आ गया है। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से समझ सकते हैं। मैंने क्या कहा आपको, मैंने क्या कहा था कि यानी जब हड़प्पा सभ्यता का क्या हो गया पतन होने के बाद जो है यानी किसने, आर्यों के द्वारा जो है किसको, यानी वैदिक सभ्यता को स्थापना किया, अस्तित्व में आया। यह आर्यों द्वारा लाई गई एक सभ्यता थी जो कि एक ग्रामीण सभ्यता था और यह सभ्यता 1500 से लेकर के 600 ईस्वी पूर्व तक जो है चली थी। ठीक है, मैंने क्या बताया कि हड़प्पा सभ्यता का जो है क्या हुआ, यानी है ना पतन हो गया। उसके बाद जो आपका यानी आर्य लोग के द्वारा जो है वैदिक सभ्यता को क्या किया, अस्तित्व में लेके आया है ना। तो ये जो इसका काल अगर पूछा जाए कब तक था, तो 1500 से लेकर के 1000 ईस्वी पूर्व इसका जो है काल माना जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं डियर, आगे हम लोग पॉइंट देखेंगे थोड़ा सा है ना, सब चीजों को आपको समझना है। अगर बात करें भाई तो याद रखिएगा आपको पता होना चाहिए ऋग्वैदिक की रचना जो है सिंधु नदी के और इसकी उपनदियों के किनारे रहने वाले लोगों ने जो है ना इसी समय में जो है इस काल की शुरू किया था। यानी देखिएगा ऋग्वैदिक की रचना, यानी ऋग्वेद की रचना बारे में बताया गया है ना, ऋग्वेद के बारे में। वेद कितना है आप सबको पता है कि वेद 4 है ना। और वहीं बात करें तो ऋग्वेद की रचना जो है सिंधु नदी और इसके कई सारे जो है ना उनकी शाखाएं जो उपनदियां हैं, उन उपनदियां के किनारे लोगों ने जो है इसी समय में जो है ना इसी समय यानी काल में शुरू किया गया था यानी ऋग्वेद की। ठीक है, अब बात करेंगे है ना, आगे देखिएगा इसमें देखिएगा तो क्या है, उत्तर भारत, याद रखिएगा आप लोगों को, उत्तर भारत, दक्कन पठार क्षेत्र और कर्नाटक जैसे उपमहाद्वीप में कई है ना कृषक ग्रामीण जो है बस्ती जो है अस्तित्व में आए थे। ये किस टाइम पे भाई, ये ऋग्वैदिक काल में ही जो है ये अस्तित्व में आए थे। ठीक है, अब बात करें तो हड़प्पा सभ्यता जो आपका यानी जो है हड़प्पा सभ्यता जो है 200 है ना क्या बताया मैंने 2600 ईस्वी पूर्व से लेकर के है ना 1900 ईस्वी पूर्व तक इसका जो है माना जाता है। और ये एक नगरीय सभ्यता था जो कि हम लोग चैप्टर नंबर 1 में मैंने आप लोग को पढ़ाया है। ठीक है, अब देखिएगा तो जबकि वैदिक है ना कालीन सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता था। ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आपको याद रखने वाली पॉइंट है ये, और ये आपका पेपर में देखने को मिलता है। ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को, हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता था, उसका जो काल है 2600 से लेकर के 1900 ईस्वी पूर्व इसको माना जाता है। और ये हम लोग जानते हैं क्या, एक नगरीय सभ्यता था और वैदिक सभ्यता एक क्या था, एक ग्रामीण सभ्यता था। ठीक है, क्लियर, आपको याद हो गया, बिल्कुल याद रखना है एक एक लाइन को, बिल्कुल बाबू, बहुत बढ़िया। देखो कितने सारे बच्चे जो है क्लास में एकदम लिख रहे हैं, चांद बाबू 2600 से लेकर 19वीं ईस्वी, बिल्कुल सही बता रहे आप, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। अब हम लोग चलते हैं बाबू, मैंने क्या बताया, वैदिक काल के बारे में मैंने बताया है ना, उत्तर वैदिक काल के बारे में मैंने बताया, वैदिक सभ्यता का जो आप काल भी बताए थे कि 1500 से लेकर 600 ईस्वी पूरा रहा है ना। उसके बाद आपका जो है ऋग्वैदिक काल के बारे में बता दिए। अब हम लोग चलते हैं उत्तर वैदिक काल है ना। उत्तर वैदिक काल का जो है क्या है समय है ना, उत्तर वैदिक का रचना हुआ था उसी काल में, उसको जो है ऋग्वैदिक काल कहा जाता है। क्या ठीक है अभी, क्या आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, एक बार बताएंगे सभी बच्चे। आ रही है आवाज है ना, आवाज आ रही है, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है क्या? हाँ बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। इंटरनेट में स्लो है, अच्छा इंटरनेट थोड़ा स्लो है। देखो अभी बारिश हो रही है हमारे यहाँ, आप लोग पता है आपके यहाँ बारिश हो रही है, हमारे यहाँ बारिश हो रही है, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है और बिजली भी कड़क रही है, जिसकी वजह से शायद आप लोग को थोड़ा सा स्लो स्लो है ना दिख रहा होगा, इंटरनेट स्लो चल रहा है सर, कोई दिक्कत नहीं है ना, बस थोड़ा सा आप लोग को वेट करना है, मजा आ जाएगा भाई, बहुत ही जबरदस्त क्लास है। आप लोग को बता दें कि ये चैप्टर आप लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट है ना। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 तो ही से सबसे ज्यादा अगर सवाल पूछे जाते हैं क्लास 12 में, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 से पूरा लगभग 50% आपका क्वेश्चन ये इसी दोनों चैप्टर से आपको जो है देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए बिल्कुल, आप कहां से हो सर? मैं पूर्णिया जिला से हूं है ना, मुझे आप लोग जानते होंगे, पूर्णिया जिला से मैं हूं। चलो ओके,
बिल्कुल सारी चीजें ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर, बढ़िया है ना। तो चलिए आप कहां से हो सर, मैंने बता दिया आपको, ठीक है। चलो तो क्या आप शुरू कर दिया जाए, चलो ओके 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 सर। देखिए तो मैंने क्या बताया आपको, देखिए मैंने क्या बताया, हम लोग क्या पता ऋग्वेदिक काल हम लोग पढ़ा, ऋग्वेदिक काल क्यों कहा जाता है उसको, तो आप सबको बता दिए कि जो है ऋग्वेद का रचना हुआ था, इसलिए उसको जो है ऋग्वेदिक काल कहा जाता है। अब बात करें उत्तर वैदिक काल के बारे में, तो उत्तर वैदिक काल का जो समय रहा है, यानी उत्तर वैदिक काल की अगर समय की बात करें प्यारे बच्चों, तो आप सबको मालूम होनी चाहिए कि उत्तर वैदिक काल की जो है ना काल जो है 1000 ईस्वी से लेकर के 6000 है ना 600 ईस्वी पूर्व तक जो है ये उत्तर वैदिक काल कहा जाता है इसको। अब देखिएगा है ना, तो ये देखिए उत्तर वैदिक काल में 3 जो है अन्य वेदों की रचना हुआ है ना। जैसे वेदों की बात मैंने बताया था, वेद कितना है, तो वेद की बात करेंगे तो वेद टोटल कितना है भाई, 4 वेद है, और है ना जिसमें ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, जो क्या है किसमें हुआ था भाई, वो जो है उसका तो आप लोग को बता दिए कि ऋग्वेद यानी ऋग्वेदिक काल क्यों कहा जाता है, क्योंकि ऋग्वेद का रचना हुआ था उस टाइम पे। जो अन्य 3 वेद है, जो आपका अर्थवेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये तीनों वेद का जो है रचना कौन सा काल में हुआ है, तो वो उत्तर वैदिक काल में हुआ है, ठीक है। जो कि अन्य वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद की रचना जो है ये उत्तर वैदिक काल में ही हुआ था, ठीक है। अब बात करें तो है ना दौरान राजा अपनी शक्ति है ना, इस काल के दौरान राजा अपनी शक्ति बढ़ाने लगे और महिलाओं की सामाजिक स्थिति जो है पहले की तुलना में कमजोर हो गया। यानी उत्तर वैदिक काल में जो है राजा अपने जो है शक्तिशाली को जो है बढ़ाने लगा, जिससे जो है महिलाएं की जो है क्या स्थिति पहले से जो है बहुत खराब हो गई है, ठीक है। तो ये आपका उत्तर वैदिक काल के बारे में बताए, तो महिलाओं की स्थिति जो उत्तर वैदिक काल में सही नहीं था, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं भाई आगे, और पॉइंट देखिएगा जो कि आप सब देख सकते हैं यहाँ, और पॉइंट आपका दिया हुआ है। तो देखिए 600 ईस्वी पूर्व भारत में बौद्ध और जैन धर्म के आंदोलन की शुरुआत हुई थी। यानी 600 ईस्वी पूर्व के है ना 600 ईस्वी पूर्व है ना भारत में जो है बौद्ध धर्म और है ना जैन धर्म है। यानी बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है भाई, है ना, तो आप सबको पता है कौन है ना। जैन धर्म के जो है ना जैन धर्म और बौद्ध धर्म यानी गौतम बुद्ध, हम सब जानते हैं बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है, गौतम बुद्ध है ना। बौद्ध धर्म और आपका जो है जैन धर्म आंदोलन की जो है शुरुआत हुआ कब, 600 ईस्वी पूर्व से माना जाता है। इसी समय में जो है 16 महाजनपदों का विकास हुआ था। कितना, 16 महाजनपद का स्थापना हुआ था। महाजनपद किसको कहा जाता है, पहले ये छोटे छोटे जनपद में हुआ करता था, जहां लोग रहते थे, यानी जो है छोटा छोटा कबीला बना करके रहते थे, वो जनपद था। और जब धीरे धीरे जो है क्या ये कई सारे कबीला मिलकर के, जनपद मिलकर के एक बड़े महाजनपद का जो है रूप लिया, यानी एक राज्य का रूप लिया, ठीक है। तो ये टोटल जो था उस टाइम पे 16 महाजनपद का विकास हुआ। इसमें कुछ महाजनपद में राजतंत्र था, यानी राजा का जो है क्या था भाई, शासन था, और कई सारे जो है गणतंत्र था, गणतंत्र की व्यवस्था थी। लेकिन इन सभी है ना महाजनपदों में मगध महाजनपद सबसे जो है अधिक शक्तिशाली और प्रसिद्ध रहा। अगर पूछा जाए सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन है, तो बाबू याद रखिएगा सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद रहा है उस महाजनपद का नाम है मगध महाजनपद, जो कि सबसे शक्तिशाली महाजनपद है। अब आप लोगों को बता दिया मैंने कितना महाजनपद था भाई, 16 था, जो कि 16 महाजनपद के बारे में आप लोगों को बताएंगे। उन 16 में से सबसे शक्तिशाली महाजनपद जो था वो मगध साम्राज्य था, है ना, मगध था, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, सबसे शक्तिशाली सर मगध था, वेरी गुड बाबू। अब हम लोग चलते हैं है ना, थोड़ा सा और अच्छे से आप लोग को चीजों को समझाते हैं, है ना। हम बात करेंगे भारतीय इतिहास, है ना, भारतीय इतिहास के बारे में। यानी भारत के इतिहास को अगर हम लोग जानेंगे कि भारतीय इतिहास को अगर अच्छे से हम पढ़ेंगे तो किसके द्वारा हम लोग जो उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, एकदम बिल्कुल रियलिस्टिक जो इतिहास को पढ़ सकते हैं। तो उसका 3 मुख्यतः स्रोत है जो कि आपको याद होना चाहिए, जो कि हम आपको बता रहे हैं, सिंपल आपको याद रखना है ना। भारतीय इतिहास है ना, भारतीय इतिहास को जानने के लिए उनका स्रोत की अगर बात करें तो उसको मुख्यतः जो है 3 उसका स्रोत है, जो कि आपको 3 स्रोत याद रखना है। कौन कौन सा इसका 3 स्रोत है भाई, तो इतिहास को जानने के लिए जो है ना, इतिहास को जानने के लिए जो है 3 स्रोत है, जैसे कि पुरातात्विक स्रोत है ना, साहित्यिक स्रोत और आपका विदेशी है ना, क्या विदेशी यात्रियों का विवरण। तो देखिए पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आपका क्या उत्खनन है ना, सामग्री आ जाएगा, है ना, अभिलेख आ जाएगा, मुद्राएं आ जाएंगे, ताम्रपत्र यानी जो है ना ताम्रपत्र अभिलेख आ जाता है, तांबड़े पर लिखा हुआ, उनके माध्यम से हम लोग जो है क्या यानी किसको जान सकते हैं, भारतीय इतिहास को जान सकते हैं। किसके द्वारा, तो याद रखिएगा पुरातात्विक स्रोत के द्वारा। उसी तरह भारत के इतिहास को जानने के लिए और साहित्यिक स्रोत भी है। साहित्यिक स्रोत में आपका अप्रबंध, सक्रिय है ना, संस्कृत, राजनी, फारसी, उर्दू, अंग्रेजी और अन्य भाषाएं भी जो है हम लोग जो है इनके द्वारा जो है साहित्यिक स्रोत के द्वारा हम लोग जो है जान सकते हैं, है ना। तो कई सारे जो है पुस्तक है साहित्यिक स्रोत में। अब बात करें उसके बारे में, अगर बात करें भाई तो अब हम लोग विदेशी यात्रियों है ना, जो विदेशी यात्री आए थे अपना भारत भ्रमण करने के लिए, कई सारे विदेशी यात्री आए है ना, उनके विदेशी यात्राओं से, यात्रा वृत्तांत से जो हम लोग यानी भारतीय इतिहास को जान सकते हैं। जैसे कि तुझके क्या हो जाएगा आपका, यानी इब्न बतूता का ना रेहला के बारे में, सॉरी हाँ इब्न बतूता का पुस्तक से। उसके बाद आपका जो है आता है अल-बिरूनी का आपका पुस्तक है तहकीक हिंद के बारे में, किताबुल हिंद जिसको कहते हैं, है ना। उसके बाद उन सब
है ना, ग्रंथों के द्वारा हम लोग भारतीय इतिहास को जान सकते हैं, यानी भारतीय, अरब भारतीय, गैर भारतीय, व्यक्तित्व। तो ये कई सारे विदेशी यात्री जो आए थे उनके द्वारा हम लोग जो है भारतीय इतिहास को जान सकते हैं। तो अगर पूछा जाएगा भारतीय इतिहास को जानने के लिए कितना स्रोत है मुख्यतः, तो आपको याद रखना 3 स्रोत है, जो कि मैंने पहला बता दिया, पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और आपका विदेशी यात्रियों का विवरण, है ना। तो ये 3 जो है प्रमुख है ना स्रोत के द्वारा जो है हम लोग भारतीय इतिहास को जान सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं साहित्यिक स्रोत के बारे में, है ना। तो सबसे पहले हम लोग साहित्यिक स्रोत के बारे में पढ़ते हैं कि साहित्यिक स्रोत में क्या क्या चीजें आता है ना, इनके द्वारा क्या क्या चीजों के बारे में हम लोग जानकारी ले सकते हैं। तो देखिएगा, अगर साहित्यिक स्रोत की बात करेंगे तो इसके अंतर्गत धार्मिक, है ना, धार्मिक और है ना लौकिक जो साहित्य आते हैं, यानी जो धार्मिक यानी धर्म किससे रिलेटेड आपका जो यानी साहित्य आता है। उसके बाद आप बात करें भाई, इन साहित्यिक स्रोतों से हमें जो है इतिहास के बारे में और समाज के बारे में, संस्कृति और उस समय के जो है जीवन के बारे में हम लोग जो है जानकारी पाते हैं। यानी भारतीय इतिहास में हम लोग भारत के इतिहास को अगर जानते हैं तो ये जो है ना किसके द्वारा, हम लोग साहित्यिक स्रोत के द्वारा भारतीय इतिहास को देख सकते हैं कि उस टाइम पे लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे, उसके वहां के सामाजिक है ना स्थिति, सांस्कृतिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, इन सब चीजों का हम लोग गणना कर पाते हैं किसके द्वारा, तो भाई वो साहित्यिक स्रोत के द्वारा। ठीक है, और भी कुछ जो है धार्मिक साहित्य है, जैसे कि ब्राह्मण साहित्य आ जाएगा आपका, है ना। इनके अंतर्गत जो है 4 वेद आता है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, ये भी जो है ब्राह्मण साहित्य के है ना साहित्य में आता है। ये कुछ अन्य जो है साहित्यिक स्रोत है जो कि हम लोग ऋग्वेद के द्वारा, है ना, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, इन वेदों के द्वारा हम लोग जो है भारतीय इतिहास को जान पाते हैं। क्लियर, याद रहेगा आपको मैंने क्या बताया, भारतीय इतिहास को जानने के लिए मुख्यतः 3 स्रोत है, पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और आपका जो है ना विदेशी यात्रियों का विवरण। तो अभी हम लोग साहित्यिक स्रोत पढ़ रहे हैं, यानी दूसरा नंबर वाला। तो अभी आपको बता रहे हैं, अगर बात करें भाई तो ये इनके द्वारा हम लोग जो है जान पाते हैं। इसके अलावा ब्राह्मण ग्रंथ भी है, जैसे कि उपनिषद 108 है ना, पुराणों की संख्या 18 है। इन सभी में जो है, इन सभी के द्वारा भी हम लोग भारतीय इतिहास को जान सकते हैं, है ना। उसके बाद बात करें भाई तो इन जो है ग्रंथों से हमें जो है प्राचीन भारत के इतिहास, धर्म, समाज और संस्कृति की जो है महत्वपूर्ण जो है जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये सभी के द्वारा हम लोग जो है ना इन स्रोतों के द्वारा जो है हम लोग भारतीय इतिहास को जो है जान पाते हैं, यानी भारत के, है ना, भारत के यहाँ के संस्कृति को, है ना, यहाँ के जो है सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति को हम लोग जो है ना इन्हीं स्रोतों के द्वारा जो है जान पाते हैं। दूसरा स्रोत जो अन्य स्रोतों के अंतर्गत आपका दूसरा स्रोत क्या आता है, बौद्ध आपका जो है साहित्य आता है ना। बौद्ध के बारे में अगर बात करें भाई तो हम सब जानते हैं कि बौद्ध में आपका कितना आता है, त्रिपिटक आता है। त्रिपिटक आप सबको पता होगा, त्रिपिटक में आपका कितना पिटक होता है भाई, 3 पिटक होता है। त्रिपिटक में 3 पिटक होता है, जो कि आपको याद रखिएगा। इसमें 3 पिटक, विनय पिटक, अभिधम्य पिटक, सुत्त पिटक आता है, जो कि आप सब देख सकते हैं। ये आपका विनय पिटक, सुत्त पिटक, है ना, अभिधम्य पिटक, यानी इन पिटकों के द्वारा भी हम लोग भारतीय इतिहास को जो है जान सकते हैं। वहां के हम अपना भारत के राजनीतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, है ना, सांस्कृतिक स्थिति, इन सब चीजों के द्वारा जो हम लोग जान पा सकते हैं। देखिएगा, जाति कथाएं आदि, इन ग्रंथों से हमें प्राचीन भारतीय इतिहास, विशेषकर बुद्धकालीन समाज, है ना, राजनीति और धर्म के बारे में जो हम लोग खूब अच्छे से जो है जानकारी, है ना, प्राप्त करते हैं। किसके द्वारा भाई, बौद्ध साहित्य के द्वारा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तीसरा आपका आता है जैन साहित्य। तो जैन साहित्य के द्वारा हम लोग जैन धर्म के बारे में, है ना, उसके काल के बारे में हम लोग अच्छे से जान पाते हैं, है ना। अगर बात करें तो जैन साहित्य, है ना, साहित्यिक धर्म के, है ना, आगम कहा जाता है इसको। और इन ग्रंथों से हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के, विशेषकर महावीर स्वामी, है ना, जो कि 24वां तीर्थकार था, जिसका जन्म 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था, है ना, वहां के जो है सामाजिक स्थिति, धार्मिक और संस्कृति की जो है हम लोग को जानकारी मिलती है। किसके बारे में भाई, तो जैन धर्म के बारे में हम लोग को जो है जैन साहित्य में देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है महाकाव्य, है ना, जैसे कि महाभारत, रामायण, है ना। महाभारत, रामायण से भी हम लोग को जो भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी पाते हैं, है ना, देख सकते हैं। या आप लोग को याद रखिएगा, प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी 2 अन्य प्रमुख ग्रंथ है, जिसमें महाकाव्य आता है, रामायण आ जाता है और महाभारत आता है। इनके द्वारा भी हम लोग जो है क्या करते हैं भाई, है ना, भारतीय इतिहास को जान पाते हैं। क्लियर, याद रहेगा आप लोगों को, बिल्कुल याद होनी चाहिए आपको। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं भाई अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य, जो कि चाणक्य है ना, इनके द्वारा भी जो है लिखा गया जो ग्रंथ है, इनमें इनके द्वारा भी हम लोग भारतीय इतिहास को जान पाते हैं। ऐतिहासिक ग्रंथों में कौटिल्य यानी जो चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र, जो कि मौर्यकालीन राजनीतिक इतिहास की जानकारी पाते हैं। तो हम लोग अर्थशास्त्र के द्वारा जो है मौर्यकालीन इतिहास को हम लोग अच्छे से जानकारी, है ना, जानकारी प्राप्त करते हैं, है ना। किनके द्वारा भाई, तो ये अर्थशास्त्र के द्वारा जो है मौर्यकाल के बारे में हम लोग जान पाते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका अन्य स्रोत के अंतर्गत आता है। उसकी बात करें भाई, मुद्रा राक्षस, है ना, जो मुद्रा राक्षस की अगर बात करें भाई, तो ये जो है मुद्रा राक्षस क्या था भाई, एक नाटक था, जो एक प्रसिद्ध नाटक था। इसमें चाणक्य की बुद्धिमानी और कूटनीति के द्वारा नंद वंश के तथा अंत तथा चंद्रगुप्त मौर्य के राजा बनने की घटना का वर्णन जो है किसमें मिलेगा भाई, मुद्रा राक्षस में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसमें हमें मौर्य काल के इतिहास की जानकारी मिलती है। और वान भट्ट, जो कि वान भट्ट का क्या
हर्षचरित, अगर पूछा जाए वाल्मीकि का ग्रंथ का नाम क्या है, हर्षचरित है, जो कि सम्राट हर्षवर्धन के जीवन पर प्रकाश डालता है। तो हम लोग जो है ना इन सभी जो अन्य ग्रंथ जितने सारे थे, इन ग्रंथों के द्वारा जो है भारतीय इतिहास के है ना इतिहास को जान पाते हैं। कहीं जो है किसी से मौर्य काल के बारे में, किसी से गुप्त काल के बारे में, है ना। तो इन्हीं जो है ग्रंथों या इन्हीं साहित्यों के द्वारा हम लोग जो है क्या करते हैं भाई, है ना, स्रोत को हम लोग निकालते हैं, मतलब भारतीय इतिहास के है ना स्रोत को हम लोग जो है इन सभी ग्रंथों के द्वारा जो है हम लोग क्या करते हैं, प्राप्त कर पाते हैं। ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को मैंने क्या बताया, ध्यान रहेगा आप लोगों को मैंने क्या बताया आप लोगों को, है ना, साहित्यिक स्रोत के बारे में बताया। साहित्यिक स्रोत में है ना कई सारे जो है अन्य स्रोत भी आते हैं जो कि बता दिए। साहित्यिक स्रोत में हम लोग है ना क्या देख पाते भाई, साहित्यिक स्रोत के बारे में बता दिए कि हम लोग जो है अपना भारतीय इतिहास को जो है ना सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, संस्कृति, यहाँ के भाषा, सभी चीजों के बारे में हम लोग को जो है साहित्यिक स्रोत के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, है ना। साहित्यिक स्रोत के द्वारा हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। उसमें कई सारे अन्य जो आपका स्रोत आते हैं, जैसे ब्राह्मण साहित्य आता है, बौद्ध साहित्य आता है, जैन साहित्य आता है, अर्थशास्त्र, मुद्राक्षर, इन सभी जो ग्रंथ है जैसे महाभारत वगैरह है ना, महाकाव्य जो है रामायण और महाभारत है, उनसे भी हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। तो ये आप लोग का हो जाएगा, है ना, खत्म हो गया। अब आपका आता है दूसरा जो कि स्रोत बताया मैंने आपको, बताया भारतीय इतिहास को जानने के लिए तीन मुख्यतः स्रोत बताए थे, एक पुरातात्विक और आपका साहित्यिक। पर हम लोग अब चलते हैं पुरातात्विक को समझते हैं। क्या पुरातात्विक स्रोत को हम लोग समझते हैं। देखिए पुरातात्विक स्रोत में आपका क्या आता है, देखिए पुरातात्विक स्रोत को बहुत अच्छे से समझना बच्चों, ध्यान से देखिएगा। अगर बात करें पुरातात्विक स्रोत, प्राचीन भारतीय इतिहास की है ना जानकारी का सबसे जो है प्रामाणिक और विश्वसनीय स्रोत माना जाता है, एकदम ऑथेंटिक जो इसको स्रोत माना जाता है। किसको भाई, है ना, पुरातात्विक स्रोत को। ठीक है, यानी जो प्रामाणिक और विश्वसनीय स्रोत माना जाता है। इसके अंतर्गत जैसे कि शिलालेख, भाई देखिएगा पुरातत्व के अंतर्गत क्या आता है, शिलालेख आता है, है ना, अभिलेख आता है। अभिलेख मतलब समझ रहे हैं ना, जो कि राजा के द्वारा, है ना, जब प्राचीन काल में जब कलम का आविष्कार नहीं हुआ था, कॉपी नहीं था, पेन नहीं था, तब जो है जो राजा रहते थे, जो महाराजा रहते थे, वो अपने इतिहास को लिखवाते थे, है ना। किस में लिखवाते थे भाई, तो वो किस में लिखवाते थे, ताम्र में, यानी अभिलेख में, यानी जो जैसे कि कोई भी है ना, चाहे लोहा पर लिखवाते थे, तांबा पर लिखवाते थे, है ना, या जो है क्या है किस पे लिखाते थे भाई, बाद में फिर गुहार भी अभिलेख चिन्ह पहाड़ों पर लिख करके रखते थे, पत्थर में लिखते थे, है ना। तो ये जो अभिलेख में जो लिखवाते थे, गुहा लेख, है ना, जो बताया ना, जो पहाड़ को खोद करके अंदर में जो है ना गुफा बना करके उसमें लिख के रखते थे। मुद्राएं, जो रुपया होता था, जो सिक्का होता था, उसमें लिख के रखते थे। स्मारक वगैरह होते थे, जो बड़ा बड़ा स्मारक बनाए रहते, इमारत बनाते थे, उनमें जो है लिख के रखते थे। मूर्तियां जो था उसमें भी लिखा गया था। ये चित्रकला आदि है ना आते हैं इनमें, है ना। इनसे हमें प्राचीन भारत के इतिहास और समाज की संस्कृति के बारे में हम लोग को जानकारी प्राप्त करते हैं। तो पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आपका क्या आता है, यह अभिलेख आता है ना, शिलालेख आता है ना, उसका धम्म आ जाता है, उसका गुहालेख आता है, मुद्रा आता है, स्मारक आता है, ये सभी के सभी आपका ये पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आता है। साहित्यिक स्रोत में मैंने बता दिया आपको, पुरातात्विक स्रोत में हम लोग जो भारतीय इतिहास को जानते हैं, तो पुरातात्विक स्रोत के द्वारा जो है भारतीय इतिहास को जानकारी प्राप्त कर पाते हैं। तो वो किनके द्वारा, तो भाई देखिएगा शिलालेख, अभिलेख, है ना, वो आपको याद रखना, मुद्राएं, स्मारक, है ना, इन सभी के द्वारा जो हम लोग भारतीय इतिहास को जो है जान पाते हैं, वहां के जो है सामाजिक स्थिति, सांस्कृतिक, राजनीतिक, है ना, इन सभी की चीजों के बारे में हम लोग जो है जानकारी प्राप्त करते हैं। किसके द्वारा, पुरातात्विक स्रोत के द्वारा। तो ये देखिए पुरातात्विक स्रोत में ये सारे चीज आ जाएगा, अभिलेख आ जाएगा, जो देख सकते हैं, जो खंबा वगैरह, तांबा वगैरह था उस पर जो है लिखा रहता था, है ना, सिक्का के में लिखा होता था, मूर्तियां में, है ना, स्मारक जो बड़ा बड़ा इमारत वगैरह बनाता था, उससे जो हम लोग यानी जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे कि अगर बात करें कुतुब मीनार बना हुआ है, उसके द्वारा तो हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं ना, है ना। चलिए उसके बाद चित्रकला आपका है, तो ये सभी के द्वारा हम लोग जो है प्राचीन इतिहास को हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं, है ना, इन सभी जो है स्रोतों के द्वारा। ठीक है, अब विदेशी यात्रियों के विवरण, तीसरा स्रोत मैंने क्या बताया आपको, विदेशी यात्रियों के विवरण के बारे में बताएंगे। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे से समझना है, थोड़ा सा आपको रिलैक्स होकर के धैर्य रखना है और अच्छे से चीजों को समझना है। अब हम बात करें बच्चों, याद रखिएगा विदेशी यात्रियों के विवरण, है ना, ये आपका देखिए तीसरा पॉइंट आपका क्या है, विदेशी यात्रियों के विवरण, है ना। भारत आने वाले विदेशी यात्री के यात्रा वृत्तांतों से, है ना, यात्रा वृत्तांतों से हमें प्राचीन भारत की संस्कृति, धार्मिक परंपरा, समाज और भौगोलिक स्थिति के बारे में, है ना, महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। यह विवरण उस समय की परिस्थितियों को समझाने में जो है मदद करता है। जो भी भारत में विदेशी यात्री आए थे, उन सभी के द्वारा जो क्या लिखा गया है ना, उनके द्वारा, सभी के द्वारा जो है ना, अपना अपना यात्रा वृत्तांत लिखे गए, है ना, अपना अपना पुस्तक लिखे गए। तो वो अपना अपना पुस्तक में जो है भारत के बारे में जो है बिल्कुल एक एक चीजों को लिखा, भारत के संस्कृति को लिखा है, यहाँ का जो भाषा को लिखा है ना, यहाँ के सामाजिक स्थिति को लिखा है, आर्थिक स्थिति को लिखा है। तो वो सब जितने सारे जो है
ग्रंथ है उन लोग का जो लिखा है ना, जो जितने सारे विदेशी यात्री आए थे उन सभी ग्रंथों में जो है भारत के इतिहास को हम लोग जो है उन्हीं ग्रंथों के द्वारा जो है जान पाते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा क्या, विदेशी यात्रियों के विवरण के अंतर्गत आ जाता है। अब देखिए कई सारे जो है पुस्तक है, जैसे कि मैगस्थनीज का एक ग्रंथ है जिसका नाम क्या है, इंडिका। इंडिका का लेखक कौन है भाई, मैगस्थनीज है, और ये चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आए थे, है ना। मैगस्थनीज जो कि सेल्यूकस का राजदूत बनकर के आए थे, तो वो क्या भाई चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आए, तो ऑब्वियसली मौर्य काल के बारे में जो लिखा होगा। तो देखिएगा ये लेखक यूनानी सम्राट सेल्यूकस के राजदूत के मैगस्थनीज जो है चंद्रगुप्त के दरबार में आया था, और इस ग्रंथ से मौर्यकालीन इतिहास की जो है हम लोग को जानकारी मिलती है। तो ये था भाई क्या आपका यानी मैगस्थनीज, जो कि आप सब देख सकते हैं, है ना, ये है। और इनके द्वारा हम लोग जो है किसको देख पाते भाई, तो मौर्य काल के बारे में हम लोग जो है पढ़ पाते हैं, है ना। इनके ग्रंथ के द्वारा जो है मौर्य काल के इतिहास को हम लोग जान पाते हैं। तहकीक हिंद जो कि अल बिरूनी के द्वारा लिखा गया है, जिसको किताबुल हिंद भी कहते हैं, है ना। इनके द्वारा देखिएगा मोहम्मद गजनी के साथ भारत आया था अल बिरूनी, है ना। आने वाले अल बिरूनी ने इसकी जो है रचना की थी, जो कि तत्युगीन भारत की राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक स्थिति की जो है जानकारी हम लोगों को देता है। ठीक है, तो देख सकते हैं जो कि अल बिरूनी जो है मोहम्मद गजनी के साथ आए थे, है ना। तो वो जो है उस ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था तहकीक हिंद। ये है अल बिरूनी, है ना, जो कि देख सकते हैं, है ना। इनके ग्रंथ के द्वारा हम लोग जो है भारत के राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति को हम लोग जो है जान पाते हैं। ठीक है, चलिए बहुत लाजवाब, बहुत बढ़िया बाबू। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग क्या है आपका अभिलेख। अभिलेख क्या है भाई, देखिएगा अभिलेख तो मैंने बताया था ना, अभिलेख जो है खंबा वगैरह में लिखा रहता है या तांबड़े वगैरह में लिख के रखते थे। तो देखिए ये है अभिलेख, है ना। अभिलेख की बात करेंगे तो अभिलेख उन्हें कहा जाता है जो पाषाण यानी पत्थर वगैरह, धातु या है ना मिट्टी के बर्तनों आदि पर खुदाए, है ना, खुद कर बनाए जाते थे। तो पहले क्या होता था, जो पांडुलिपि इसका नाम, यानी अभिलेख का नाम पहले क्या होता था, पांडुलिपि, पांडु है ना लिपि होता था, पांडु लिपि होता था। यानी पांडुलिपि किसको कहा जाता था, यानी पहले जो था ना पत्थर में लिखा जाता था ना, है ना, कोई जो है क्या यानी धातु में लिखते थे, तो लोग उससे पहले पांडुलिपि में लिखते थे। मतलब क्या होता था कि पेड़ के छाल को उतार करके उसको सुखा करके उसमें लिख के रखते थे। कोई भी चीजों को अगर लिखना होता था तो वो जो है पेड़ के छाल में लिखते थे, लेकिन कुछ साल जाने के बाद जो है वो सड़ जाता था, है ना। उसके बाद लोगों ने जो है किसमें लिखना शुरू कर दिया, अभिलेख, यानी कि तांबा में लिखना शुरू कर दिया, है ना, पत्थर में लिखना शुरू कर दिया। तब इसी को क्या कहा गया, बाद में अभिलेख कहा गया। यही पांडुलिपि को बाद में क्या कहा गया, अभिलेख कहा गया, जो कि देख सकते हैं इस तरह करके जो है लिखा जाता था। और जो है उस टाइम के राजाओं का जो है ना इतिहास को हम लोग जानकारी पाते हैं, है ना, इन्हीं अभिलेखों के द्वारा। क्या क्या गाइडलाइन होता था वहां के शासक का, वो सभी के सभी उनका जो है ग्रंथ है, उनका जो अभिलेख में जो है रिकॉर्ड रहता था। ठीक है, अब देखिए भाई अभिलेख हमें, है ना, अभिलेख में उन लोगों की उपलब्धियां या क्रियाकलाप, याद रखिएगा क्रियाकलाप या विचार लिखे जाते थे जो है ना उन्हें बनवाते थे। यानी अगर देखिएगा भाई ऑब्वियसली बात है, जो ये जो यानी अभिलेख जो बनवाते थे, जो राजा वगैरह लिखते थे, राजा का तो बुराई उसमें होगा नहीं, है ना, वो सभी जो अच्छे अच्छे चीजों को लिखाएंगे, है ना। तो वो जो है क्या, जो खुद से लिखवाते थे, है ना, वो आपका अभिलेख होता था। ठीक है, तो अब बात करते हैं, है ना, ब्राह्मी लिपि बाईं ओर से लिखी जाती थी। याद रखिएगा ये दो लिपि हम लोग देखते हैं, खरोष्टी लिपि और ब्राह्मी लिपि। तो याद रखिएगा ब्राह्मी लिपि बाईं से दाईं तरफ लिखी जाती थी, यानी बाईं से आपका दाईं तरफ ब्राह्मी लिपि, जो कि अभी हम लोग देवनागरी लिपि में लिखते हैं, एंड खरोष्टी लिपि दाईं से आपका जो है बाईं तरफ लिखी जाती थी। आपको याद रखना है। ठीक है, अभिलेख ऐसे लिखे होते हैं जिनमें राजाओं की उपलब्धियों, विचारों और कार्यों का जो आपका यानी क्या वर्णन मिलता है। अभिलेख में क्या होता है, राजाओं के विचारों का, उनके गाइडलाइन का हम लोग को वर्णन मिलता है ना, राजाओं के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। इनके माध्यम से राजा अपने विचार और कार्यों की जानकारी जनता तक जो है पहुंचाते थे, और ये इतिहास को, है ना, इतिहास के महत्वपूर्ण और विश्वसनीय इसको जो है स्रोत माने जाते थे। किसको, अभिलेख को। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, जबरदस्त, एकदम ध्यान से सुनना है, एकदम बढ़िया तरीके से, कोई आप लोगों को टेंशन लेना नहीं है। अब देखिए अभिलेख जो होता था वो पत्थर, स्तंभ मतलब खंभा वगैरह में लिख के रखता था। अभिलेख पत्थर, स्तंभ या धातु पर जो है लिखे गए लेख होते थे। इनमें राजाओं के जो है कार्यों को लिखते थे, है ना, महिलाओं और पुरुषों द्वारा दिए गए, है ना, दान तथा महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण जो है वो सभी के सभी, है ना, किसमें, अभिलेख में लिख के रखते थे। राजा अपने जो है काल में क्या क्या करवाते थे, क्या क्या काम करते थे, वो सारा जो है राजा जो है किसमें, अभिलेख में लिखवाते थे, और वो जनताओं तक यानी लोगों तक पहुंचाते थे कि जो है हम क्या क्या काम कर रहे हैं। अभी तो क्या होता है, टेलीविजन में आ गया, है ना, अभी तो भाई क्या हो गया, रिकॉर्ड हो गया, जो कि कंप्यूटर में टाइप करके रख देते हैं बुक। अभी तो कोई टेंशन ही नहीं, लेकिन उस टाइम पे जो राजा होता था वो किस में लिखवाते थे, अभिलेख में लिखवा के रखते थे। ठीक है, अब बात करते हैं, है ना, इतिहास के अस्थायी और, है ना, विश्वसनीय प्रमाण होते हैं, यानी अभिलेख को कहा जाता है। जिन अभिलेख पर तिथि नहीं होती थी उनका समय लेखन शैली लिपि के आधार पर निर्धारित किया जाता था, है ना। लिपि के जो आधार होते थे उनके आधार पर उसका जो है
काल को निर्धारित किया जाता था। ठीक है, तो ये आपका हो गया। आगे देखिए, अभिलेख की भाषा जो है वो प्राचीनतम अभिलेख जो कि प्राकृतिक भाषा, यानी अगर पूछा जाए अभिलेख का जो भाषा होता था तो वो जो है ना प्राकृतिक भाषा में जो लिखे गए थे। प्राकृतिक भाषा है ना जन सामान्य की भाषा होती थी, यानी लोगों का जो है ये सामान्य भाषा होता था, तो लोग है ना जो बोलते थे, है ना जो सामान्य भाषा बोलते थे उन भाषाओं में जो है लिखा होता था, यानी प्राचीनतम अभिलेख में जो है प्राकृतिक भाषा लिखा होता था जो सामान्य लोगों द्वारा बोली जाती थी, है ना। और देखिएगा अजात शत्रु, आप सबको पता होना चाहिए अजात शत्रु, हम बात किसकी कर रहे हैं, मौर्य काल की बात कर रहे हैं, है ना, सॉरी मगध साम्राज्य की बात कर रहे हैं। अजात शत्रु और अशोक जैसे शासक है ना, जो शासक ने नाम है ना प्राकृतिक भाषा में लिखे थे, है ना, जो अजात शत्रु भी अपने काल में लिखवाए थे तो वो भी क्या प्राकृतिक भाषा में लिखवाए थे, और सम्राट अशोक जो है वो भी प्राकृतिक भाषा में लिखवाए थे, क्योंकि जो है ये नाम प्राकृतिक अभिलेखों से प्राप्त हुए थे। और ये संभव है ना, संभव है कि लोग अन्य भाषाएं भी जो है बोलते थे, लेकिन इनका उपयोग जो है लेखन कार्य में नहीं किए जाते थे, और बहुत की सारी भाषाएं से बोलते थे लेकिन है ना इसको जो है लिखने में इस्तेमाल नहीं करते थे, ये जो सिर्फ जो है प्राकृतिक भाषा में जो है लिखते थे। ठीक है, तो ये हो गया अभिलेख के बारे में, मैंने अभिलेख के बारे में बता दिया, अभिलेख क्या है, इनसे रिलेटेड सारा का सारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स था, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था, वो सारा पॉइंट्स को मैंने हेडिंग के साथ आप लोगों को लिखा दिए हैं। बस आपको करना कुछ नहीं भाई, इनका नोट बनाते चलिएगा, है ना। अच्छा अगर काम करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मेरा एक एक पॉइंट हम अच्छे से याद रहे, है ना, मेरा कोई दिक्कत ना हो, है ना, बिल्कुल एक भी आपका एमसीक्यू नहीं छूटेगा, ना कोई थ्योरी छूटेगा, तो आप लोग को इसको जो है स्टार मार मार करके आप लोग लिख लीजिएगा क्लास के बाद, है ना, क्या कीजिएगा क्लास के बाद इन सभी पॉइंट को आप जो है लिख लीजिएगा। ठीक है, तो ये अभिलेख के बारे में बता दिए, है ना। अब हम लोग चलते हैं अभिलेख शास्त्र, अभिलेख शास्त्र को पढ़ेंगे, है ना, जिसमें अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, जो अभिलेखों का जो अध्ययन करते थे, यानी अभिलेख को जो पढ़ते थे उसी को क्या कहते हैं, अभिलेख शास्त्र कहा जाता है, जो कि आप सबको पता होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, है ना। अभिलेखों के अध्ययन को अभिलेख शास्त्र कहते हैं, जो कि 1886 में, है ना, याद रखिएगा 1886 में भारत के पुरातत्व विभाग के अभिलेख है ना अध्ययन की शाखा की स्थापना हुआ था। अगर पूछा जाए अभिलेख शाखाओं की स्थापना भारत में कब हुआ है, तो याद रखिएगा 1886 में, और ये बनाया गया था पता है आप लोगों को, अलेक्जेंडर कनिंघम, जो कि आप सबको पता होगा भारतीय इतिहास का सबसे पहला जो है क्या माना जाता है उसको, भारतीय इतिहास का पुरातात्विक स्रोत का पहला जो है ना फादर कहा जाता है, या उसका पहले डायरेक्टर भी कहा जाता है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम को, है ना, ए कनिंघम लिखा हुआ है, ए कनिंघम। ठीक है, तो याद रहेगा ए कनिंघम जा रहेगा तो याद रखिएगा। सरकार सबसे पहले जो है ना एपिग्राफिस्ट जर्मन जो कि हल्टजेक थे, है ना, ये पूरा नाम अलग दिया है लेकिन वो आपको याद रखना है, अलेक्जेंडर कनिंघम देख के याद रखेंगे। ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, चलिए अब देखते हैं भाई, तो याद रखिएगा प्रिंसेप, है ना, प्रिंसेप याद रखिएगा, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना, प्रिंसेप और प्रियदर्शी, है ना। प्रियदर्शी किसको कहा जाता था, सम्राट अशोक को जो है ये उपाधि मिला था, प्रियदर्शी का उपाधि मिला था। ठीक है, जो कि आप याद रखें भारतीय अभिलेख में 1830 के दशक के बाद उन्नति हुई जब ईस्ट इंडिया कंपनी की वरिष्ठ अधिकारी जेम्स प्रिस्ट ने अपने बराही लिपि और खरोष्टी लिपि को पढ़ा था। अगर पूछा जाए अभिलेख को सबसे पहले कौन पढ़ा था, तो याद रखिएगा अशोक के अभिलेख को पढ़ने वाला कौन था, जेम्स प्रिंसेप पढ़ा था, है ना, सबसे पहले पढ़ने वाला यही एक जो है क्या थे भाई, है ना, सबसे पहले पढ़ा था, सबसे पहले है ना पढ़ा था, ये आपको याद रखना है, सबसे पहले पढ़ने वाले थे कौन, जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, किसके, अशोक के अभिलेख को। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कौन पढ़ा था तो वही पढ़े थे। लिपि का अर्थ निकाला था सबसे पहले जो है, अर्थ निकालने वाले है ना जेम्स प्रिंसेप जो है सबसे पहले इसका अर्थ निकाला था। इन लिपियों का उपयोग सबसे पहले आरंभिक अभिलेख में जो है किया गया था, यानी सबसे पहले शुरू में जो है ये किया गया था, जो सिक्कों में किया गया था। ठीक है, तो ये है क्या भाई, जेम्स प्रिंसेप, जो कि आप सब देख सकते हैं, ये है जेम्स प्रिंसेप। अब बात करिए प्रियदर्शी, प्रियदर्शी जो है ना किसको, अशोक को कहा जाता है, इसको उपाधि मिला था, क्यों मिला था, जो कि वही बता रहा है आपको क्यों मिला था इसको। देखिएगा प्रिंसेप को पता है ना चला कि ज्यादातर जो है जेम्स प्रिंसेप, है ना, प्रिंसेप की बात कर रहे हैं हम लोग, याद रखिएगा जेम्स प्रिंसेप को पता चला कि ज्यादा अभिलेखों और सिक्कों पर जो है प्रियदर्शी, है ना, प्रियदर्शी आपका लिखा हुआ है, याद रखिएगा प्रियदर्शी अर्थात मनोहर, है ना, मुखाकृति वाले राजा का नाम लिखा है, मतलब सिर्फ प्रियदर्शी और है ना क्या है भाई, मनोहर मुखाकृति वाला राजा का सिर्फ जो है नाम लिखा गया। कुछ अभिलेखों पर राजा का नाम, है ना, जैसे कि अशोक, है ना, अशोक भी लिखा हुआ था, यानी बहुत सारे अभिलेख में जो है सिर्फ अशोक लिखा हुआ था, अशोक के बारे में ज्यादा से ज्यादा जो है अभिलेख मिला। ठीक है, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक में से एक था, यानी बौद्ध ग्रंथ में ही बताए गए हैं, यानी किसके बारे में, सम्राट अशोक के बारे में, जिसको महान शासक कहा जाता है, जिसको राष्ट्रीय शासक कहा जाता है, जो कि मौर्य वंश का तीसरा शासक था। कौन सा शासक था भाई, ये मौर्य वंश का तीसरा शासक था, मौर्य वंश का, है ना, तीसरा शासक था, जिसको राष्ट्रीय शासक कहा जाता था, जो कि आप सबको पता होना चाहिए, सम्राट अशोक को राष्ट्रीय शासक कहा जाता था, जो कि ये सबसे ज्यादा जो है
सबसे ज्यादा जो है इनके नामों का जो है क्या मिला भाई, अभिलेख मिला था, इसलिए इसको प्रियदर्शी का उपाधि बाद में दिया गया था। ठीक है, एक जो है था और इसे प्रियदर्शी राजा की पहचान सम्राट अशोक से की गई थी, यानी प्रियदर्शी राजा का जो है पहचान किस क्या नाम से किया गया भाई, सम्राट अशोक का, है ना। तो याद रखिएगा अगर बात करें भाई तो इसको जो है प्रियदर्शी कहा गया। अशोक के अभिलेखों से, है ना, याद रखिएगा अभी अशोक के अभिलेख में उसे 3 नाम से जो है ना पुकारा गया, देवानी प्रिय, प्रियदर्शी और राजा के नाम से जो है संबोधित किया गया उसको। ठीक है, सम्राट अशोक को राजा, प्रियदर्शी यानी प्रियदर्शी, उसके बाद है ना, उसके बाद देवनाय प्रिय, इन नामों से जो है सम्राट अशोक को जो है पुकारा गया। ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को। तो ये था आप लोगों का क्या भाई, प्रियदर्शी के बारे में। अब चलते हैं हम लोग सम्राट अशोक के अभिलेख को पढ़ते हैं। सम्राट के अशोक के अभिलेख को हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, जो कि आपको अच्छे से समझना है। ठीक है, तो देखिए सम्राट अशोक के अभिलेख को आप लोग को ध्यान से सुनना है ना, कहीं दिक्कत होगा तो बताइएगा आप लोग। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है, चीजों को समझना है, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, समझ में आ रही है, कहीं से आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, मैं कह रहा हूं भाई बढ़िया से आप लोग को सिर्फ ध्यान से सुनना है, किसी एक जगह में बैठ जाइए जहां आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, है ना। चलो भाई बिल्कुल आप लोग आराम से कोई बैठ जाओ। पायल चाल चाल बढ़िया, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। चलिए ओके, चलिए अब देखते हैं हम लोग क्या है भाई। अगर अशोक के अभिलेख को हम अभिलेख के बारे में बात करें तो सम्राट अशोक के अभिलेख भारत के विभिन्न भागों में जो है क्या मिले हैं, है ना, अलग अलग कई सारे जो है जगहों में जो है अशोक के अभिलेख मिले हैं। अधिकांश जो स्थानों पर जो है ब्राही लिपि में जो है लिखा गया था, यानी अशोक के जितने सारे अभिलेख थे वो सभी के सभी ब्राही अभिलेख में जो है ब्राही भाषा में जो ब्राह्मी लिपि में जो है लिखा गया था, जैसे सावासगर और मनोहरा, है ना, याद रखिएगा मनोहरा, है ना, याद रखिएगा मानसेरा ये खरोष्टी लिपि में था, तथा अफगानिस्तान के अरमाइक और ईरानी लिपि में भी जो है लिखे गए थे। अभिलेखों से अशोक के शासक और उनके विचारों की जो है महत्वपूर्ण जो है जानकारी मिल पाते हैं, ना। सम्राट अशोक के बारे में हम लोग जो है बहुत अच्छे से जान पाते हैं, यानी सम्राट अशोक के इतिहास को हम लोग जो है जान पाते हैं उनके जो है किससे, अभिलेख के द्वारा। ठीक है, तो ये है सम्राट, है ना, सम्राट अशोक। ठीक है, जो कि देख सकते हैं आपके सामने में। ठीक है, अब देखिए मौर्य सम्राट अशोक का प्रथम शिलालेख जो कि सौराष्ट्र के जूनागढ़ में मिला था। अगर आपसे पूछा जाए सम्राट अशोक का जो है प्रथम शिलालेख कहां से मिला था, तो ये आप देखिएगा सौराष्ट्र के जूनागढ़ जिले के गिरनार से मिला था। ठीक है, तो याद रखिएगा सौराष्ट्र जो कि कहां पे पड़ता है, ये गुजरात राज्य में, है ना, गुजरात राज्य में यहां पर जो है ये मिला था, आपको याद रखना है। ठीक है, सौराष्ट्र के जूनागढ़ जिले के, है ना, गिरनार से मिला है और इसकी लिपि जो है ब्राह्मी है। अगर पूछा जाए कौन सा लिपि था जो पहला उसका जो खोजा गया था, जूनागढ़ अभिलेख, जो कि किस लिपि में लिखा हुआ था, ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था, और ये 272 से लेकर के 32 ईस्वी पूर्व जो है इसका काल माना जाता है। ठीक है ना, इस अभिलेख की, है ना, तृतीय पंक्ति जो है पंक्ति में अशोक ने निर्देश दिया है कि, है ना, जीव बलि के लिए जो है नहीं मारा जाएगा, है ना, जीव बलि के लिए जो है नहीं मारा जाएगा, यानी जितने सारे जो भी जीवित, है ना, चीजें हैं उसको जो है उसका हत्या नहीं करना है। ठीक है, तो इसका जो है कौन सा, यानी जूनागढ़ वाला अभिलेख में जो है तीसरा पंक्ति में जो है मिला है। ठीक है, जो कि सौराष्ट्र में है। अशोक का 13वां शिलालेख जो कि शाहबाजगिरी से प्राप्त हुआ था। अशोक का कौन सा शिलालेख बाबू याद रखिएगा, 13वां शिलालेख जो कि शाहबाजगिरी से मिला है, प्राप्त हुआ था। इसकी प्रथम पंक्ति में कलिंग के विजय का उल्लेख मिलता है। अगर पूछा जाएगा कौन सा जो है, कौन सा अभिलेख से जो है ना अशोक के कलिंग के विजय का उल्लेख मिलता है, तो आपको याद रखना 13वां अभिलेख से, है ना, 13वां शिलालेख से। अगर पूछा जाएगा कि कलिंग युद्ध का वर्णन जो है कौन सा शिलालेख में है, तो बाबू याद रखिएगा 13वां शिलालेख में, है ना। तो याद रखिए कौन सा शिलालेख में, 13वां शिलालेख में जो है शाहबाजगिरी से प्राप्त हुआ था, और उसी शिलालेख में ही जो है किसके बारे में, है ना, आपको पता है कलिंग युद्ध के बारे में वर्णन किया गया। कलिंग युद्ध कब हुआ था भाई, 261 ईस्वी पूर्व, 261 ईस्वी पूर्व में जो है कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो ये आप लोग का हो गया। अब हम बात करते हैं जनपद के बारे में, है ना, जनपद समझते हैं जनपद क्या होता है। देखिए पहले छोटे छोटे जनपद यानी छोटा छोटा कबीला हुआ करता था। ठीक है, अब देखिएगा जनपद का अर्थ होता है एक ऐसे भूखंड जहां कोई लोग अपना, है ना, पांव रखता है अथवा बस जाता है, मतलब घर बना लेता है ना, छोटा सा, कई सारे छोटा जो है जनपद हुआ करता था पहले। तो बस जाता है जहां लोग अपना घर बनाते हैं, जनपद किसको कहते हैं, जहां लोग अपना घर बनाते हैं। शब्द का प्रयोग प्राकृतिक और संस्कृत दोनों भाषाओं में जो है किया जाता था, इसी को जनपद कहते थे। मतलब लोग जो है पहले जनपद हुआ करता था, यानी छोटा छोटा कबीला हुआ करता, तो उनमें जो है लोग रहते थे, और ये कई सारे जनपद मिलकर के क्या बना, फिर महाजनपद बना, है ना। अब बात करते हैं महाजनपद की। बात करें तो महाजनपद का मतलब होता है जैसे एक राज्य अपना बिहार है, तो उसी तरह एक महाजनपद हुआ करता था, यानी कई सारे जो है जनपद मिलकर के एक महाजनपद बना था, है ना, यानी कि बहुत सारे
जिसमें जनसंख्या होता है ये बड़े क्षेत्र में होता है, ठीक है। ये यानी ये एक राज्य के क्षेत्रफल के बराबर होता है, ठीक है। तो मैंने बता दिया महाजनपद क्या होता है, ये एक ना राज्य के क्षेत्रफल के बराबर होता है, इसको ही जो है महाजनपद कहते हैं, है ना। अब बात करते हैं 16 महाजनपद के बारे में। भाई टोटल कितना महाजनपद था, तो 16 महाजनपद था। कितना याद रहेगा आप लोगों को अगर पूछा जाए कितना महाजनपद था टोटल, तो 16 महाजनपद था। आपको ध्यान रखना है ना। बौद्ध तथा जैन धर्म के आरंभिक ग्रंथों में जो महाजनपद का नाम जो है कितना 16 राज्यों का उल्लेख किया गया है। जैसे कि आपको 16 में जो है याद रखना, जैसे काशी, कौशल, अंग, मगध, वजिज, मल्ल, सेदी, वत्स, है ना। नौवा में आपका क्रू है ना। उसके बाद पंचाल है, मत्स्य है, सूरसेन है, अस्मक है, अवंती है, गंधार है और आपका कंबोज है। तो सबसे ज्यादा शक्तिशाली इन 16 महाजनपदों में से कौन था, तो मगध था। सबसे शक्तिशाली महाजनपद, सबसे शक्तिशाली महाजनपद जो है वो मगध था, है ना। तो इन 16 महाजनपदों में सबसे महत्वपूर्ण है ना, कौन कौन सा महाजनपद था, वज्जी था, है ना, मगध था, कौशल था, कुरु था, पंचाल और गंधार और अवंती। ये सभी के सभी महाजनपद जो है बहुत ज्यादा जो है क्या था भाई, अव्वल दर्जे में था। ये बहुत महत्वपूर्ण जो है क्या थे भाई, है ना, महाजनपद हुआ करते थे, ठीक है। चलिए भाई, है ना। तो ये आप लोग को याद रखना है। आरंभिक भारतीय इतिहास में 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व को एक महत्वपूर्ण जो है परिवर्तन काल इसको माना जाता है। यानी 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व, है ना, को क्या माना जाता है भाई, एक महत्वपूर्ण परिवर्तन काल माना जाता है। काल मतलब समय, यानी ये समय जो है बहुत परिवर्तन समय जो है माना जाता है 6ठी शताब्दी के, है ना, शुरू में, ठीक है। अगर बात करें भाई, क्योंकि इसी समय प्राय आरंभिक राज्यों, नगरों और लोहे, है ना, की बढ़ते प्रयोग और सिक्कों के प्रयोग में जो है विकसित हुआ था। मतलब आरंभिक राज्यों के बारे में हम लोग जो है ना, यही 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में जो है क्या हुआ था, यानी इसको है ना एक परिवर्तन समय माना जाता है इस समय को, क्योंकि यहां पर जो है क्या है, राज्यों का, है ना, विस्थापित हुआ, राज्य जो है राज्यों का निर्माण हुआ, है ना, राज्यों का स्थापना हुआ। उसके बाद नगरों बना, है ना, नगर बना। उसके बाद क्या हुआ भाई, लोहे के बारे में पता चला, लोहे का प्रयोग करने लगा लोग, है ना। क्योंकि हम लोग जो पहले पढ़े थे हड़प्पा सभ्यता में, लोहे के बारे में पढ़े थे नहीं पढ़े थे, लेकिन ये आपका है ना वैदिक काल में आके लोहे के बारे में पढ़ने लगे, है ना। बढ़ते प्रयोग और इसके सिक्के का प्रयोग जो है विकास हुआ। तो ये था आपका जो है किसके बारे में बता रही है ना, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में जो ये सभी के सभी जो है कई सारे हम लोग को परिवर्तन देखने को मिले, इसलिए इसको परिवर्तन काल समझा जाता है। यानी 6ठी शताब्दी ईस्वी के, है ना, एक महत्वपूर्ण जो है काल समझा जाता है, ठीक है। चलिए, अधिकांश जो महाजनपद पर राजा का शासन होता था, मैंने क्या बताया, जो कि राजतंत्र था और गणतंत्र था। यानी अधिकांश जो भी महाजनपद था वहां पर जो है राजा का शासन होता था, लेकिन गण और संघ नाम से जो है प्रसिद्ध राज्यों में कई लोगों का समूह शासन करता था। यानी बहुत सारे लोग जो है मिलकर के जो है शासन करते थे, यानी जिसको हम लोग गणतंत्र कहते हैं। इस समूह के प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था, है ना। इन समूह के प्रत्येक व्यक्ति को, यानी प्रत्येक जो है जो व्यक्ति जो अधिकार करते थे उसको जो है क्या कहते थे, राजा कहलाते थे। देखिए, भगवान महावीर और भगवान बुद्ध का संबंध इन्हीं, है ना, इन्हीं गानों के साथ थे, है ना, इन्हीं गानों से थे। याद रखिए कौन कौन सा है, आपको ध्यान रखना है जो कि हम बता रहे हैं आपको। आर्थिक स्रोत याद रखिएगा, आपको ध्यान रखना है क्या कहता है, आर्थिक स्रोत पर राजा गण सामूहिक नियंत्रण रखते थे और प्रत्येक महाजनपद की एक जो है क्या राजधानी होती थी। हर एक महाजनपद का राजधानी होता था, है ना। उसका जिसे किले या से घेरा जाता था, है ना। किलेबंद राजधानियों के रख रखाव के जो है लिए प्रारंभिक सेनाओं तथा नौकरशाही के लिए जो है भारी आर्थिक, है ना, संसाधन की जो क्या होती थी भाई, जरूरत होती थी। यानी इनके लिए बहुत ज्यादा जो है संसाधन का जरूरत पड़ता था, है ना, क्योंकि रख रखाव के लिए, है ना, कई सारे सैनिक रखना पड़ता था। तो ऑब्वियसली उसमें क्या जाएगा भाई, खर्च जाएगा। तो ये जो है इन रख रखाव के लिए जो है ना खर्च देना पड़ता था। सबका जो क्या होता था भाई, जैसे अभी एक है ना अपना बिहार जैसे चलता है, यहाँ का मुख्यमंत्री होता है, सैन्य होता है, हर तरह का जो है पूरा का पूरा मैनेजमेंट होता है, उसी तरह जो है एक महाजनपद में होता था। जैसे एक आज वर्तमान में एक राज्य में जैसे जो है ना कार्य किया जाता है, उसी तरह का कार्य पहले महाजनपद में भी हुआ करता था, ठीक है। याद रहेगा आप लोग को। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल पॉइंट को समझना है भाई, चीजों को समझते हुए चलना, कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात करते बच्चों, ध्यान रखिएगा, है ना, आपका क्या है, धर्मशास्त्र है ना। अब यहां हम बात करेंगे धर्मशास्त्र के बारे में, थोड़ा सा आपको ध्यान से पढ़ना। धर्मशास्त्र लगभग 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में ब्राह्मणों ने संस्कृत भाषा में धर्मशास्त्र ग्रंथों की रचना शुरू की थी। इनमें जो है कौन क्या था भाई, याद रखिएगा, ब्राह्मणों ने जो है संस्कृत भाषा में धर्मशास्त्र का जो है ना प्रथम ग्रंथों का जो है रचना शुरू कर दिया था। इनमें शासक और आम लोगों के लिए जो है नियम बनाए गए थे। जो शासक होते थे, जो राजा होते थे, उनके लिए और लोगों के लिए जो है एक नियम बनाया गया था, है ना। उसमें धर्मशास्त्रों के अनुसार राजा का क्षत्रिय वर्ण का होना उचित माना जाता था। यानी जो राजा होते थे वो क्षत्रिय, है ना,
क्षत्रिय मतलब वंश होना चाहिए। किससे होना चाहिए भाई? तो याद रखिए क्षत्रिय वर्ण से होना चाहिए। जो राजा होते थे उसको क्षत्रिय वर्ण से ही होना चाहिए, है ना, उसको उचित माना जाता था। शासकों का मुख्य कार्य क्या होता थे? किसानों, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर, है ना, जो टैक्स होते थे उससे वसूलना तथा, है ना, माना गया था। ठीक है, उसका कर्ज वसूलना, है ना, ये जो काम किसका होता था? तो याद रखिएगा जो शासक होते थे उनका मुख्य कार्य ये होते थे किसानों और शिल्पकारों और व्यापारों से क्या करना? टैक्स का वसूली करना। जो वहां के, है ना, राजा होते थे, ये उसका जो है काम होता था। संपत्ति जताने का एक वैध उपाय, है ना, पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण, है ना, संपत्ति यानी जताने का, यानी संपत्ति को जताने के लिए, है ना, पड़ोसी राज्य पर आक्रमण करके धन को क्या करते थे? इकट्ठा करते थे। यानी संपत्ति को जोड़ने के लिए जो आसपास के जो पड़ोसी राज्य थे उसको कब्जा करते थे, है ना, उसको कब्जा करके अपने अंदर में ले लेते थे। इस तरह जो है संपत्ति को बढ़ाते थे। ठीक है, अब बात करेंगे सामूहिक शासन और, है ना, ऑलिगार्की, है ना, अब बात करेंगे किसके बारे में? समूह शासन और ऑलिगार्की, है ना। समूह शासन उसे कहते हैं जहां सत्ता पुरुषों का एक समूह के साथ में होता था। ठीक है, जहां कई सारे पुरुष जो है मिलकर के, है ना, सत्ता को संभालते थे। ठीक है, चलिए, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, चीजों को समझते हुए चलना है ना। अब हम लोग देखते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग देखते हैं कि आपका ये तो हो गया 16 महाजनपद। याद रखिएगा 16 महाजनपद के समय 3 प्रकार के शासन प्रणाली अस्तित्व में थे, जो कि आपको याद रखना, पहला कुलीन, है ना, कुलीन तंत्र। इस प्रकार के शासन व्यवस्था शासन का बागडोर जो है संपूर्ण प्रजा के पास ना होकर के किसी कुलीन विशेष व्यक्तियों के हाथों में होता था। यानी कोई आम लोगों के पास बागडोर नहीं होता था। ये कुलीन की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। कुलीन आपको जो है राजतंत्र की, कुलीन तंत्र की बात कर रहा है, कुलीन तंत्र की। तो ये जो है ना, ये जो कोई भी अगर जो सत्ता का जो अधिकार तथा बागडोर होता था वो जो है किसके हाथ में होता था? जो कुलीन विशेष व्यक्तियों के हाथ में होता था। ठीक है, तो इसको जो कितना बांटा गया भाई? तो महाजनपद के समय 3 प्रकार के शासन प्रणाली होता था, जो कि पहला कुलीन तंत्र होता था। ठीक है, और जैसे कि वैशाली के लिच्छवी अर्थ है ना, याद रखिएगा, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर की अगर बात करें तो वैशाली के लिच्छवी का अर्थ है कि यहाँ का शासन लिच्छवी कुल के व्यक्तियों के द्वारा किया गया था। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं दूसरा है कि गणतंत्रात्मक शासन। इसमें राज्य के सामूहिक कार्य का विचार एक जो है क्या करते थे भाई? एक परिषद में लेना था, जिसके सभी सदस्य होते थे और प्रत्येक गांव के सरदार को राजा कहा जाता था, है ना। ये जो गणतंत्रात्मक शासन में जो था, इसमें क्या होता था? कई सारे लोगों का एक समूह होता था, है ना, यानी कि परिषद होते थे, है ना। यानी कि सामूहिक कार्य का विचार क्या करते थे? एक परिषद में, है ना, लेना था और जिसके सभी सदस्य होते थे, है ना, जिसके सभी बहुत सारे कई सारे सदस्य होते थे और गांव का जो मुखिया होते थे उसको क्या कहते थे? है ना, गांव के जो है गांव के सरदार को क्या कहा जाता था? राजा कहा जाता था। ठीक है, याद रहते थे, जो गांव के राजा होते थे, जो गांव के सरदार होते थे, उसको राजा कहा जाता था। वो आपको याद रखना है। तीसरा जो इसका था राजतंत्रात्मक शासन, है ना। ये तो बहुत ही सिंपल है, जहां राजा शासन करता है। इसमें राज्य का प्रमुख राजा होता था, इसमें राजा तानाशाही नहीं होते थे, है ना। ये राजतंत्रात्मक शासन था। तो महाजनपद में 3 प्रकार का शासन होता था, जो कि आपको याद रखना है। पहले कुलीन तंत्र था, उसके बाद आपका क्या गणतंत्र था, उसके बाद आपका राजतंत्र था। ये 3 प्रकार का शासन जो है कहां पे चलता था भाई? तो याद रखिएगा 16 महाजनपदों में, है ना। उन 16 महाजनपदों में वहां का जो है ना, प्रशासन शासन जो है इसी तरह होता था। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं बच्चों, है ना। अब हम लोग बात करें यहां से, तो ये आपका खत्म हो जाता महाजनपद के बारे में। अब हम लोग चलते हैं, है ना, 16 महाजनपद में प्रथम हम किसकी बात करेंगे भाई? इन 16 महाजनपदों में जो पहला महाजनपद था मगध था। अब मगध, हम लोग मगध साम्राज्य के बारे में आज से थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं, है ना। मगध जो कि आधुनिक बिहार में है ना, जो कि 6ठी से 4ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में मगध सबसे जो है शक्तिशाली महाजनपद बन गया था। देखिए उन 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद जो था वो मगध था, है ना। इन 16 महाजनपदों में से हम लोग मगध साम्राज्य के बारे में जानेंगे और ये काफी शक्तिशाली साम्राज्य था, इसलिए इसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। देखिए आधुनिक इतिहासकार मगध महाजनपदों की शक्तिशाली बनने के कई सारे जो है कारण बताते हैं, है ना। बहुत सारे लोग जो है सोचते हैं कि मगध जो है इतना क्यों शक्तिशाली, है ना, महाजनपद बन गया था। तो इसका कई सारे कारण है। मगध क्षेत्र में खेती की उच्च उपजाऊ की अच्छी होती थी। मतलब अगर पूछा जाए मगध जो है, मगध महाजनपद को शक्तिशाली महाजनपद क्यों कहा जाता था, तो याद रखिएगा कि वहां पर जो है बहुत ज्यादा उपज होता था, है ना, वो क्षेत्र में। और मगध में लोहे की खदानें जैसे कि आधुनिक झारखंड में उपलब्ध है, ये जो झारखंड में उपलब्ध है वो मगध साम्राज्य में पड़ता था। वहां पर लोहे की खदानें थे, है ना, जिसके कारण हथियार और तथा युद्ध के उपकरण बनाना यहाँ से क्या होता था? आसान होता था। कहां पे भाई? मगध साम्राज्य में, इसलिए काफी उन्नत था। तो दूसरा कारण ये भी है। तीसरा कारण क्या है अगर पूछा जाए मगध साम्राज्य शक्तिशाली होने का तीसरा कारण क्या है, तो भाई याद रखिए जंगली क्षेत्र में हाथी आसानी से मिल जाते थे, है ना, जो सेना के लिए जो है युद्ध में काम आते थे। तो ये भी एक कारण था। चौथा कारण क्या था? गंगा और इसकी सहायक नदियां
से है ना आवागमन जो है आसान होते थे, जो कि पूरा मगध साम्राज्य जो थे वो गंगा नदी के ऊपर में था, और आने जाने में क्या होता था, गंगा नदी के द्वारा जो है आसानी से जो है क्या होते थे, उनके जो सहायक नदियां होते थे तो उससे आसानी से जो है आना जाने में कोई दिक्कत नहीं होता था। मगध के उत्तर में गंगा नदी और पूर्व में सोन नदी, पश्चिम में चंपा नदी और दक्षिण में आपका जो है कौन, विंध्याचल नदी। तो ये चारों तरफ से नदियों से घिरा हुआ था, है ना, जो मगध को जो है भौगोलिक सुरक्षा प्रदान करते थे। मतलब एक तरह का एक सुरक्षा, ये जो कि चारों नदी जो चारों तरफ से थे तो एक सुरक्षा प्रदान करते थे। लोग जो अगर मान लो नदी तैर करके तब ना आएंगे, अगर कोई भी अटैक करेगा अगर तो उसको नदी तैरना पड़ेगा, इतना सारा दूरी पड़ता है, डिस्टेंस पड़ता है। तो एक तरह का जो है सुरक्षित जो है भौगोलिक सुरक्षित जो है इसको मिल रहा था, किसको भाई, मगध को, है ना, भौगोलिक सुरक्षा मिल रहा था। मगध जो है आधुनिक झारखंड में कोयले का भंडार था, क्योंकि भाई ऑब्वियसली जो कि अभी जो झारखंड में है, पहले मगध में ही जो है झारखंड था, तो वो जब भाई इतना क्या था, कोयला का भंडार था, और भी जो है वहां से जो है उन्नति होता था, और इसकी वजह से और ये जो है क्या था भाई, है ना, ज्यादा जो शक्तिशाली था। उसकी बात करते हैं, मगध प्रथम राजा थे जिसके पास शक्तिशाली हाथी सेना थी। इसके अतिरिक्त उसके जो है पास उच्च कोटि के अस्त्र और शस्त्र की, है ना, सुसज्जित बड़ी संख्या में थी। यानी जो मगध का पहला शासक था, है ना, कौन था, अजातशत्रु, जो उसके पास जो है क्या थे भाई, बहुत सारे क्या थे भाई, सैनिक थे, जैसे पैदल सेना, घुड़सवार थे, रथ थे, है ना। इसे मगध को साम्राज्य विस्तार में जो है सहायता मिला था। मगध में, है ना, अनार्यों की बहुलता थी, जो है ना रूढ़िवादी और ब्राह्मणवादी व्यवस्था को नहीं मानते थे, है ना। तो इसी वजह से जो क्या था भाई, आपको याद रखना है, इसी वजह से जो है मगध जो है क्या था, शक्तिशाली जो है साम्राज्य था। अगर पूछा जाए शक्तिशाली साम्राज्य क्यों था मगध, तो आप लोग को बहुत आसानी से इसका आंसर मुझे लगता है ऑब्वियसली दे सकते हैं। कौन कौन बच्चा आसानी से आप लोग आंसर दे सकते हैं, मगध साम्राज्य के बारे में बता सकते हैं कि क्यों जो है ये, है ना, शक्तिशाली साम्राज्य था। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते भाई क्या है, आरंभिक जैन और बौद्ध लेखों के अनुसार, याद रखिएगा, आरंभिक जैन और बौद्ध लेखों के अनुसार जो है मगध के शक्तिशाली बनने का मुख्य जो है कारण उसके योग्य शासक थे, जो उनके जो, देखिए ये जो इतना जो था शक्तिशाली बनने का, और भी सारे कई सारे कारण थे, जो कि वहां के जो राजा होते थे, जो कि शासक होते थे, वो बहुत ज्यादा योग्य थे, है ना। जैसे कि मैंने बताया, पहला उसका जो शासक थे, है ना, जिसका नाम क्या था, बिंबिसार था, है ना। बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु थे। अजातशत्रु, उसके बाद महापदानंद जैसे शासक जो है ना, क्या थे भाई, अच्छी नीतियां अपनाई, अपने राज्य का विस्तार किया और सेना को मजबूत बनाया। इसी कारण जो है मगध एक क्या बना, शक्तिशाली राज्य बन गया, है ना। तो ये भी कारण था शक्तिशाली राज्य बनने का मगध का। ठीक है, याद रहेगा, पहला शासक उसका बिंबिसार था। ठीक है, याद रहेगा, कौन था पहला शासक, बिंबिसार था। ठीक है, अब तो ये हम लोग पे महाजनपद किसके बारे में पढ़ा, मगध साम्राज्य के महाजनपद के बारे में पढ़ लिए। अब हम लोग चलते हैं राजगृह, है ना, राजगृह के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो कि आपको थोड़ा ध्यान देना है। राजगृह की बात करेंगे, जो कि आधुनिक बिहार के राजगीर है ना, प्राकृत, अभी जो हम लोग जानते हैं ना राजगीर, जो जानते हैं ग्लास ब्रिज जो है कहां पे, राजगीर में, वही उसको पहले क्या कहलाता था, राजकिले। पहले राजगीर को क्या नाम था इसका, पहले राजगृह नाम था। ठीक है, अब बात करें, ये मगध की राजधानी था, है ना, मगध का राजधानी क्या था भाई, राजगृह था, है ना। जो राजा का अर्थ राजाओं का घर होता था, मतलब ये राजाओं का घर था, इसलिए इसको राजगृह कहा जाता था। पहाड़ियों के बीच बसा राजगृह एक किले बंद जो है एक शहर था, चारों तरफ से पहाड़ से घिरा हुआ था, है ना, एक तरह का भौगोलिक सुरक्षा था इसके चारों तरफ। बौद्ध में 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र को जो मगध का राजधानी बनाया गया था। यानी 4वीं शताब्दी में पाटलिपुत्र को क्या बनाया गया, मगध का राजधानी बनाया गया। बाद में कहां मगध का राजधानी बना, पाटलिपुत्र बना, है ना, जिसे जो है अब पटना कहा जाता है, जो कि अभी वर्तमान में इसको क्या कहा जाता है, पटना कहा जाता है, जिसका, है ना, जिसकी गंगा के रास्ते में आवागमन के मार्ग पर अवस्थित है ना। यानी कि गंगा नदी जो है ना, गंगा नदी पटना नदी के पटना के किनारे, ये जो पटना जो है किस नदी के किनारे भाई, गंगा नदी के किनारे है ना। अब मगध साम्राज्य के शासक की बात करेंगे, है ना, तो हम लोग तो पढ़ लिए मगध साम्राज्य के बारे में, मगध के बारे में पूरा हम लोग पढ़ लिए। अब वहां के राजाओं के बारे में जानते हैं, क्या जानेंगे अब राजाओं के बारे में। पहला जो शासक था उसका नाम क्या था प्यारे बच्चों, मैंने क्या कहा, मगध साम्राज्य का स्थापना कौन किया था भाई, बिंबिसार, जो कि मगध महाजनपद की बात कर रहे हैं, जो कि सबसे ज्यादा जो है, सबसे ज्यादा शक्तिशाली जो है ना, राजा माना जाता था। आपको याद रखना है, मगध साम्राज्य के शासक की बात करें तो पहला था बिंबिसार, जो कि यह हर्यक वंश, जो कि 544 से लेकर के 492 ईस्वी पूर्व के राजा है ना, राजा बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की जो है ना, सबसे पहले स्थापना किया था। यानी जो मगध साम्राज्य का जो पहला शासक था बिंबिसार, ये अगर पूछा जाए ये किस वंश के थे, तो आपको याद रखना है ये हर्यक वंश के थे। किस वंश के थे बाबू, हर्यक वंश के राजा थे, है ना। हर्यक वंश के राजा जो थे ये महाजनपद, है ना, मगध महाजनपद का पहला शासक था। ठीक है, जो कि, है ना, बिंबिसार ने बिंबिसार ने जो है मगध साम्राज्य की सबसे पहले जो है स्थापना की। ठीक है, सबसे पहला स्थापना किसने किया था भाई, बिंबिसार ने किया था, और इसका शासनकाल 540 से लेकर के 492 ईस्वी पूर्व इसका जो है माना जाता है ना। वह बुद्ध के समकालीन थे, यानी
बिंबिसार जो थे किसके समकालीन थे, आपको पता होना चाहिए गौतम बुद्ध के समकालीन थे। अर्थात गौतम बुद्ध के समय जो है सम्राट थे और ये 15 साल की उम्र में जो है क्या थे भाई, सिंहासन पर बैठ गया था। यानी जब सिंहासन यानी गद्दी पर बैठा था वो है ना कौन, बिंबिसार, तो उसका उम्र कितना था, 15 साल का उसका उम्र था। ठीक है, अब उसने जो है ना कितना 80,000 गांव का एक शक्तिशाली साम्राज्य बना लिया। कौन, मगध जो है ना, मगध को जो बनाया गया था 80,000, याद रहेगा आपको, 80,000 गांव को यानी जो जनपद होते छोटा छोटा उनको मिलाकर के क्या बनाया गया भाई, है ना, क्या बनाया गया, मगध जो है महाजनपद बनाया गया, शक्तिशाली महाजनपद है ना साम्राज्य बना। उसने जो है सर्वप्रथम गिरिवीर है ना, गिरिवर्ज का एक है ना, एक गिरिवीर को एवं बाद में राजगृह को अपना राजधानी बनाया। सबसे पहले है ना किसको बनाया था, गिरिवीर को बनाया था और बाद में जो है ये राजगृह को अपना जो है क्या बनाया था, राजधानी बनाया। उसके बाद करते हैं बिंबिसार का विवाह, है ना, जो बिंबिसार थे पहला जो शासक थे है ना मगध का, जो कि हर्यक वंश के थे, और इसका है ना शादी किसके साथ हुआ था उनको आपको देखना है। अगर इसकी शादी की बात करें, बिंबिसार ने राजा की पुत्री है ना कौशल देवी के, है ना कौशल देवी याद रहेगा, लिच्छवी शासक के थे, चेतना की पुत्री चेलना से की थी, है ना, तो याद रखिएगा, है ना, लिच्छवी शासक के थे और ये चेलना और एक राजकुमारी खेमा के साथ भी शादी किया। दूसरा शादी इसका क्या था भाई, राजकुमारी खेमा के साथ भी जो है शादी किए थे। ठीक है, उसके बाद विवाह के उपरांत बिंबिसार का मगध साम्राज्य और मजबूत हो गया। जब है ना लिच्छवी जो है शासक की पुत्री, याद रहेगा लिच्छवी शासक की चेतना की पुत्री चेलना से जब शादी किया तो और भी क्या हो गया, मगध जो है शक्तिशाली जो है बन गया। ठीक है, अब बात करते हैं बिंबिसार का निधन। तो बिंबिसार का निधन कैसे हो गया, यानी कि बिंबिसार का पुत्र कौन था, अजात शत्रु, मतलब अपना पिता का हत्या करके यानी तलवार से गर्दन उड़ा करके वो गद्दी पर बैठ गया था। देखिए कहा जाता है ना जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। यानी कि बिंबिसार का हत्या कौन किया, अजात शत्रु, यानी उसका खुद का बेटा जो है क्या कर दिया भाई, हत्या कर दिया अपना पिता का। फिर अजात शत्रु का जो पुत्र हुआ कौन, उदयन, वो भी आया और वो भी जो है अपना पिता का गर्दन उड़ा दिया। तो इसीलिए कहा जाता है कि जैसा आप कर्म करेंगे वैसा फल आपको जो है यहीं पे मिल जाता है। तो ये बहुत बड़ा जो है जीता जागता उदाहरण है जो कि सबको समझना चाहिए कि हम लोग जो है किसमें, मगध महाजनपद में हर्यक वंश का पहला शासक बिंबिसार, उसका पुत्र हत्या कर दिया, है ना, कौन, अजात शत्रु, किसका, बिंबिसार का हत्या किया। फिर अजात शत्रु का पुत्र कौन, उदयन, उसका हत्या किया, है ना। तो हम लोग जैसा अगर कर्म करेंगे अपने पिता के साथ तो हमारे भी पुत्र वैसे ही करेंगे। तो ये बहुत बड़ा सीख मिलता है इतिहास से हम लोगों को। देखो भाई एक है ना अपना भी एक हम लोग का जो है एक बहुत तरह का जो हम लोग को यहाँ से सीख मिलता है ना। चलिए इतिहास तो पढ़ते ही है, इससे हम लोग को कई सारे जो है ना सीख मिलते हैं जो कि समाज से रिलेटेड होते हैं। चलिए भाई बहुत बढ़िया, बिल्कुल। अब हम लोग बात करते हैं बाबू, याद रखिएगा। तो अजात शत्रु देखिएगा यहाँ क्या कहता है, अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर मगध साम्राज्य से के गद्दी पर बैठ गया, मतलब अपना पिता का हत्या करके वो गद्दी पर बैठ गया। सिंहासन प्राप्त हुआ और पुत्र द्वारा पिता की हत्या का ये प्रथम प्रमाण जो है मिला था। अगर पूछा जाए पुत्र के द्वारा पिता का हत्या का प्रमाण है ना कौन सा महाजन पद में मिला है, तो आपको आंसर क्या देना है, मगध महाजन पद में, है ना, मगध महाजन पद में, ये आपको आंसर देना है ना, मगध महाजन पद में, है ना, ये आप लोग को याद रख। ठीक है, जो कि किस वंश में मिला था, अगर वंश की बात करेंगे तो आपको देना है हर्यक वंश, है ना, हर्यक वंश वो आपको याद रखना है। ठीक है बच्चों, चलो तो इन सभी पॉइंटों को आपको याद रखना है। ये है अजात शत्रु जो कि अपना पिता का हत्या करके गद्दी पर बैठा था। ठीक है, चलिए तो कहा जाता है ना जैसा कर्म करेंगे वैसा आपको फल मिलेगा। फिर इसका पुत्र आता है, इसका पुत्र होता है और इसका भी पुत्र भी जिसका जो हत्या कर देता है। ठीक है, चलिए क्यों हत्या करता है, तो वही गद्दी के लालच में अजातशत्रु ने वजिज संघ का विजय प्राप्त किया था, यानी वजिज को जीत लिया, वजिज संघ को जो है ये जीत लिया, है ना। उसके बाद इस युद्ध में उन्होंने रथमुसल, है ना, याद रखिएगा ये पूछा जाता है कि रथमुसल तथा है ना महाशिलाकंटक नामक हथियार का उपयोग किया। अगर पूछा जाए कि रथमुसल और महाशिलाकंटक नामक हथियार का प्रयोग कौन जो है राजा किया था हर्यक वंश का, तो वो राजा का नाम था अजातशत्रु। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, है ना, आजीवक संप्रदाय, आजीवक अगर पूछा जाए आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है, तो मखली गोशाल है। याद रहेगा, मखली गोशाल इस युद्ध में जो है मारा गया और बुद्ध की मृत्यु के बाद अजातशत्रु, है ना, उनकी भस्म पर राजगृह में एक स्तूप बनवाया था, है ना, यानी कि राजगृह में क्या बनाया गया था भाई, उसके याद में एक स्तूप बनाया, है ना। स्तूप कैसा होता है, जो कि आप लोगों को बता दें कि कुछ इस प्रकार का स्तूप होता था। ठीक है, तो स्तूप बनवाए थे। ठीक है, राजगृह में अजातशत्रु के समय ही प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। अगर पूछा जाए बौद्ध संगीति का आयोजन कहां पे किया गया था, तो राजगृह में किया गया था। और किसके शासनकाल में, अजातशत्रु के शासनकाल में। याद रहेगा आप लोगों को, किसके शासनकाल में, अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। ठीक है, उसके बाद आता है, यानी कि हम लोग पढ़े
किया भाई बिंबिसार। बिंबिसार का पुत्र कौन है? अजातशत्रु, जो कि अपना पिता का हत्या कर दिया। उसके बाद उसका पुत्र आता है उदयन, यानी अजातशत्रु का जो पुत्र है उसका नाम क्या है भाई? तो आपको मैंने बताया अभी जस्ट, उसका पुत्र का नाम है उदयन, है ना, उदयन। याद रखिएगा, उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर जो है सिंहासन प्राप्त किया। जैसे अपने बाप को मारा गद्दी के लिए, उसी तरह उसका बेटा भी उसका जो है गद्दी के लिए जो है क्या कर देते हैं, उसका भी क्या कर देते हैं, खात्मा कर देते हैं, है ना। उसके बाद उसने गंगा, सोन, पुनपुन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किया। अगर पूछा जाए कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया था भाई, तो यह उदयन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? उदयन के द्वारा, सम्राट उदयन के द्वारा जो है पाटलिपुत्र नदी की स्थापना किया था, पाटलिपुत्र नगर की। अगर पूछा जाए किन किन नदी के संगम पर, तो याद रखना है गंगा, सोन, जो कि आप लोग को ऑब्जेक्टिव में सॉल्व करते, सोन, पुनपुन नदी के संगम पर, है ना, याद रहेगा। पुनपुन नदी के संगम पर जो है क्या किया गया था, है ना, इसका स्थापना किया गया था। किसका स्थापना किया गया था भाई? पाटलिपुत्र का स्थापना किया गया था। ठीक है, याद रहेगा। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया सर। राजा लोग इतना शादी क्यों करते भाई? राजा जो है ना, पहले जो राजा शादी इसलिए करते थे क्योंकि अपना साम्राज्य को और शक्तिशाली बनाने के लिए जो है ना, जो आसपास के उसके साम्राज्य रहते थे वहां के जो है ना, किसी के पुत्री के साथ कर लेते थे, किसी के बहन के साथ कर लेते थे। क्यों? क्योंकि वो जो है अपना साम्राज्य को और शक्तिशाली बनाने के लिए, है ना। हम हैं तो हमारे जो है और चार जो है ना करीब में रहेंगे, तो ऑब्वियसली हम तो शक्तिशाली होंगे, है ना, इसलिए शादी करते थे, है ना, इसलिए शादी करते थे। और साथ साथ में ये भी बात है भाई, उसके पास संपत्ति है तो ऑब्वियसली वो शादी करेंगे, है ना। हम लोग के पास तो एक का भी तो संपत्ति नहीं है ना, तो हम लोग के पास कैसे होगा? इसलिए अच्छे से पहले क्या बनो? राजा बनो। रानी तो आपके आगे पीछे आएगा, रानी आपको मिल जाएगा, ठीक है। पहले तुम राजा बनो, पहले तुम राजा बनो, उसके बाद रानी तुम ढूंढना, ठीक है। इसलिए हम हमेशा कहते हैं पहले वाइफ, पहले लाइफ, उसके बाद वाइफ। ओके, समझ रहे ना? चलो बहुत जबरदस्त, है ना, मजा आ रहा है सर, क्या बात है सर। इकोनॉमिक्स का भी क्लास लिया जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं भाई, तो ये आपका हो गया उदयन के द्वारा जो है किया गया, ठीक है। ये है उदयन, जो कि मतलब सॉरी, ये जो है आपका जो है वहां के जो चित्र हैं। अब बात करते हैं क्या भाई? शिशुनाग वंश की बात करेंगे, है ना। देखिएगा शिशुनाग वंश की, यानी ये हर्यक वंश का जो है ये अंतिम शासक है ना। अंतिम शासक जो थे कौन थे? अब याद रखिएगा, सुनिएगा। अब हम लोग यहाँ शिशुनाग वंश की बात करेंगे, जो कि हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक, याद रहेगा। हर्यक वंश का जो अंतिम ये जो शासक जो था उसका नाम क्या था? नागदशक, है ना, याद रहेगा। नागदशक को पद से हटा करके शिशुनाग नामक, है ना, याद रखिएगा, शिशुनाग नामक मंत्री ने मगध में शिशुनाग वंश की जो है क्या किया था? स्थापना किया गया था। मतलब याद रहेगा, शिशुनाग नामक मंत्री ने जो है मगध में जो है शिशुनाग वंश की स्थापना किया था। यानी मगध का अंतिम शासक कौन था? याद रहेगा, नागदशक। नागदशक को हत्या करके, मार करके, उसको जो है कब्जा करके जो है वहां के जो शिशुनाग नामक क्या थे? मंत्री थे। मंत्री कहां के थे भाई? मगध साम्राज्य का ही मंत्री। ये क्या बन गया? राजा बन गया, ठीक है, बन गई। शिशुनाग ने वैशाली को भी जो अपना राजधानी बनवा लिया। वैशाली जो थे उसके आसपास में, उसको भी क्या बना लिया भाई? राजधानी बना लिया। किसके द्वारा भाई? तो शिशुनाग वंश के द्वारा, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, हम लोग पढ़ते हैं नंद वंश के बारे में। यानी शिशुनाग वंश हो गया, अब बात करते हैं नंद वंश। तो नंद वंश याद रखिएगा, महापदानंद शिशुनाग वंश का अंत कर, है ना, याद रखिएगा। जो मैंने बताया ना, ये शिशुनाग वंश, यानी शिशुनाग वंश का अंत कौन किया? तो याद रखिएगा, महापदानंद, है ना, वंश ने अंत कर मगध में नंद वंश की जो है स्थापना किया, है ना। नंद वंश की स्थापना किया, और इस वंश की अंतिम शासक घनानंद थे। यानी कि नंद वंश के जो अंतिम शासक थे घनानंद थे, और इसी के शासनकाल में जो है यूनानी राजा सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कर दिया, है ना। यूनानी राजा जो है भारत पर आक्रमण कर दिया, यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने आक्रमण करके जो है मौर्य साम्राज्य का स्थापना किया। याद रहेगा आप लोगों को, मौर्य वंश का जो है स्थापना किया, यानी नंद वंश को समाप्त करके, जो कि अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, मौर्य साम्राज्य के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, है ना। उससे पहले मगध साम्राज्य की स्थापना की बात करें तो मगध साम्राज्य का स्थापना कब हुआ था? 321 ईस्वी में पूर्व में हुआ था, है ना। तो ये आप लोग को याद रखना है। अब देखिएगा, ये आपका सॉरी मौर्य साम्राज्य के बारे में बता रहे थे, मौर्य साम्राज्य, ये मौर्य साम्राज्य का इसका स्थापना है, ठीक है। अब बात करते हैं, ये है आपका मौर्य साम्राज्य, जो कि यहां हम लोग देख सकते हैं इस चित्र में, ठीक है। मौर्य साम्राज्य को हम लोग अच्छे से यहां से देख सकते हैं। ओके ओके सर, ओके। देखिए ये आपका है ना मौर्य एम्पायर है ना, जो कि यहां आप लोग देख सकते हैं, थोड़ा सा यहां धुंधला दिख रहा है ना। ये अपना भारत का जो है बीचों बीच था एक तरह का, है ना। ये मान सकते हैं ये मौर्य साम्राज्य पूरा का पूरा जो है साम्राज्य था, ठीक है। ये आपका बे ऑफ बंगाल हो जाएगा, है ना, बंगाल की खाड़ी हो जाएगा। तो इधर अरबियन सागर है इधर आपका, है ना।
चलिए, तो ये था भाई, आपको याद रखना है ना। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। आपका आता है ना मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, याद रखिएगा। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य रहा है। मैंने कहा था मौर्य साम्राज्य का स्थापना कौन किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है किया था। और मौर्य साम्राज्य का उदय है ना, उदय मगध साम्राज्य के विकास के साथ साथ हुआ था। यानी मगध साम्राज्य का जैसे जैसे विकास हुआ उसके साथ साथ जो है चंद्रगुप्त मौर्य का शासन बलूचिस्तान वो अफगान तक फैला हुआ था। यानी चंद्रगुप्त मौर्य का जो फैलाव था, यानी चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन था वो बलूचिस्तान से लेकर के अफगानिस्तान तक जो है ये फैला हुआ था, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है ना दिया हुआ है, जो कहां तक, याद रखिएगा ये इंडिया है, अफगानिस्तान है ना, अफगानिस्तान काबुल से लेकर के है ना बलूचिस्तान तक जो है ये फैले हुए थे। ये सभी के सभी जो है ये फैले हुए थे, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे, देखते हैं उनके पौत्र, यानी उनके पौत्र अशोक, यानी उनके पुत्र जो थे कौन थे, यानी सम्राट अशोक है ना। अशोक आरंभिक भारत का सर्वप्रसिद्ध शासक माना जाता है। मतलब चंद्रगुप्त मौर्य, याद रखिएगा पहला जो शासक था मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य आपको याद रखना है। चंद्रगुप्त मौर्य ये मौर्य वंश के शासन था। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र था जिसका नाम क्या था, है ना बिंबिसार था। बिंबिसार नहीं, बिंदुसार था, सॉरी बिंदुसार था, बिंदुसार, ठीक है। आपको याद रखना चंद्रगुप्त मौर्य का संस्थापक कौन, क्या चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है मौर्य वंश का स्थापना किया था, उसका पुत्र आया बिंदुसार। अब बिंदुसार का जो पुत्र था सम्राट अशोक, जिसको बहुत ज्यादा जो है क्या शक्तिशाली सम्राट कहा जाता है, सम्राट अशोक को, ठीक है, जो कि आप सब जानते हैं, जो कि है ना ये शासक माना जाता था। अशोक ने जो है कलिंग आधुनिक उड़ीसा पर जो है विजय प्राप्त कर दिया था, यानी कलिंग पर जो है विजय प्राप्त कर दिए थे, जो कि देख सकते हैं ये मौर्य साम्राज्य में मात्र जो है 150 साल तक ही है ना चल पाया। यानी जो मौर्य साम्राज्य था कितने साल तक चला था, मात्र 150 साल तक ही चल पाया, ये आपको याद रखना है। मौर्य साम्राज्य का अर्थव्यवस्था की अगर बात करें, वहां की अर्थव्यवस्था कैसा था मौर्य साम्राज्य का, तो मौर्य साम्राज्य की अर्थव्यवस्था जो है कृषि प्रधान था, यानी कृषि पर जो है वहां का जो पूरा का पूरा साम्राज्य जो है निर्भर थे, ठीक है। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। अगर पूछा जाए सुदर्शन झील का मरम्मत कौन कराया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। खेती के साथ साथ पशुपालन भी जो है इसी साम्राज्य में हुआ करता, मुख्य कार्य था। आंतरिक और है ना बाहर दोनों प्रकार के जो है व्यापार होते थे, बाहरी भी व्यापार करते थे और अपने साम्राज्य के अंदर भी जो है व्यापार करते थे। सीरिया जैसे बाहरी में सीरिया, मिस्र है ना, मिस्र और पश्चिम देशों के साथ भी जो है व्यापार होता था। किसका भाई, ये मौर्य साम्राज्य का, ठीक है। तो याद रहेगा आप लोगों को मौर्य साम्राज्य का जो है ना आंतरिक व्यापार भी होते थे, बाहरी व्यापार भी होते थे, ठीक है। चलिए उसका मुख्य कार्य क्या था वहां का, तो वहां के लोगों का मुख्य कार्य आपका कृषि था, है ना, पशुपालन भी करते थे। अब बात करते हैं मौर्य साम्राज्य का सामाजिक जीवन, मैंने वहां बता दिया आपका। अब हम बात करते हैं मौर्य समाज की, मौर्य काल का जो है सामाजिक जीवन की बात करेंगे, जो कि आपको समझना है। लोगों का नैतिक जीवन उच्च था, जो समाज का वहां का जो लोगों का जो सामाजिक जीवन था, सामाजिक जो था उन लोगों का नैतिकता बहुत उच्च था, जीवन स्तर उच्च था तथा अमीर परिवार में बहुविवाह का प्रचा प्रचलित था। मतलब बहुविवाह जो होते थे वह अमीर परिवारों में करते थे, जो कि अभी भी जो है ये प्रचलित है कई जगहों में, है ना। बहू होगा तो क्या होगा, अमीर घर का होगा, है ना, बोलते हैं ना। देखिए बहुत सारे जो है आप लोग में के पेरेंट्स बोलते होंगे कि हम जो अपना बेटवा का शादी करवाएंगे तो हमारा बहू कहाँ आएगा, बहुत अमीर घर का होएगा, है ना, तब ना तिलक देगा एकदम बड़ा बड़ा, है ना, फॉर्च्यूनर गाड़ी देगा, है ना, दहेज में, तब जो है हम बहू के साथ सास भी घूमेंगे। तो ऐसे ऐसे जो है लोगों का ख्वाब है, लेकिन ये आज से नहीं चल रहा है, बहुत पहले से चल के आ रहा है, जो कि है ना वहां के लोगों का जो है क्या था, अमीर परिवार में बहुविवाह का प्रथा है ना प्रथा प्रचलित था। स्त्रियों की स्थिति ठीक था, मतलब स्त्रियों की स्थिति क्या था भाई, मौर्य साम्राज्य में जो है बहुत अच्छा था, ठीक है। जो कि देखिए सामाजिक स्थिति की बात कर रहे हैं, यानी समाज में वहां का जो है हाल कैसा था, किसका, यानी सामाजिक स्थिति कैसा था, किसका, मौर्य काल का, ठीक है। अब बात करते हैं तो मौर्य साम्राज्य का स्थापना के बाद जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश का विनाश कर दिया था। यानी मैंने कहा था ना मौर्य साम्राज्य का स्थापना कौन किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। किसको नष्ट करके, नंद वंश को समाप्त करके जो है मौर्य वंश का स्थापना किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है। यूनानी शासक सेल्यूकस ने निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। याद रखिएगा, आपको ध्यान रखना है, यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। जो सेल्यूकस निकेटर थे उसको हराया था, है ना, उसको हराया था। उसके बाद करते हैं हम लोग, है ना, जो कि है ना चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदवंश का विनाश कर दिया था, ये तो आपको बता दिए। हराया था, सेल्यूकस से संधि कर उसकी पुत्री हेलेना के साथ जो है विवाह कर लिया। यानी कि सेल्यूकस से क्या किया,
है ना, संधि किया और उसको हरा दिया, उसके साथ उसका पुत्री को भी जो है शादी कर लिया। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। जो किसके साथ शादी कर लिया? जो सेल्यूकिस थे, है ना, उसको संधि करके क्या कर दिया, यानी युद्ध करके हरा दिया, उसके साथ उसके बेटी के साथ यानी उसके पुत्री के साथ भी जो है शादी कर लिया। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य साम्राज्य की सैनिक, है ना, सैनिक शक्ति अब बात करेंगे हम लोग, मौर्य साम्राज्य की सैन्य शक्ति के बारे में बात करने वाले हैं। ये टॉपिक आपका यहां से काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि अभी हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में? मौर्य साम्राज्य की सैनिक शक्ति के बारे में, है ना। जो कि यूनानी स्रोतों के अनुसार मौर्य सम्राट के पास जो है 6 लाख पैदल सैनिक था और 30,000 जो है घुड़सवार और 9,000 जो है हाथी थे, है ना। तो ये आपको याद रखना है। बहुत बढ़िया बाबू, बहुत बढ़िया, है ना। तो चीजों को आप लोग समझ रहे हैं इतने अच्छे से। कहीं दिक्कत, कोई परेशानी, कहीं दिक्कत हो रहा है? क्या आप लोग को लग रहा है कि क्लास लंबी तो नहीं हो रही है? क्या क्लास लंबी हो रही है? क्या इसका पार्ट 2 लेके आया जाए कि आप लोग का, है ना, क्लास को कंटिन्यू रखा जाए?